बच्चों को पूरे कपड़े ध्यान से पहनाएं। आप भी पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के, और फुल पैंट पहने, फुल स्लीव्स के शर्ट पहने। दूसरी बात, बच्चे हैं तो उनको ओडोमॉस जैसी तमाम सारी जो रेपेलेंट्स आते हैं वो लगा कर चले। अगर कुछ नहीं तो आपके पास में कपूर होता है, कपूर लगा दे। कपूर से मच्छर नहीं आता, दूर रहता है कपूर से, है ना। कपूर भी रगड़ सकते हो आप अपनी बॉडी पर और उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स दिन भर चला कर रखिए, क्योंकि दिन में और रात में दोनों वक्त आपको ज़रूरत है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेड नहीं मिलने वाला है। डेंगू के केसेस नॉर्थ इंडिया में इतने ज़्यादा हैं कि आपको बेड नहीं मिलेगा। अगर गलती से भी हो गया, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी बेड नहीं दे पा रहे हम। किसी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। फिर आपको प्राइवेट में औने पौने रेटों में जाना पड़ेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्या होगा। ठीक है। तो क्या, सावधानी में ही बचाव है। सावधानी रखिए, बचिए। दूसरा, वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायरल से बचकर चलिए। जो भी आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उसको लीजिए। विटामिन सी की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, तो इन सब से बचे रहेंगे आप। राइट, क्लियर है। तो ये 2-3-4 चीज़ें जिसको हम करेंगे तो हम बेहतर कंडीशन में रहेंगे। ठीक है। लिखते समंता जी कहते हैं, नितिन जी लीगल एजेंसी ने आज दिन को रात कर दिया। गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन आर ओनली फॉर कॉमन मैन। बिल्कुल, इस पर आएंगे, इस पर हम पूरी बात करेंगे। ठीक है ना। तो 2 चीज़ें भारत की हो गई। जो भारत के बाहर हो रहा उससे सबक ले लें तो भारत में नहीं आएगा। कोविड, रूस में कोरोना महामारी से हाहाकार, रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण और मौतों के बाद 11 दिन का लॉकडाउन। एक दिन में 1100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई रूस में। आखिरकार लॉकडाउन लगाना पड़ा 11 दिन का। ये स्थिति रूस के अंदर हो चुकी है। अब रूस कौन? रूस वो जिसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक वी। तो स्पुतनिक वी बनाने वाला रूस, सबको लगाने वाला रूस, ज़बरदस्ती लगवाई थी, सबको लगानी पड़ेगी, कंपलसरी कर दिया था तुरंत। इसके बावजूद वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। 1100 से ज़्यादा मृत्यु एक दिन में आई हैं। केसेस में भी बड़ा ज़बरदस्त उछाल है। तकरीबन 40,000 नए मामले सामने आए हैं अभी। 1159 लोगों की मृत्यु हो गई पिछले 24 घंटे में और 40,000 नए मामले सामने आए। तो ये रूस की हालत है। और रूस जैसी महाशक्ति को भी अब लॉकडाउन 11 दिन का लगाना पड़ा है। दिवाली एकदम नज़दीक है, बहुत संभल के चलना है। आप ये मत सोचना कि सर्दी ज़ुकाम हो रहा है सामने वाले को, क्योंकि सब सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, है ना। बुखार, उल्टी, दस्त, वो इसमें भी होता है, क्या नाम है, डेंगू में भी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं कि कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा बचकर चलें। ये सीज़न जो है थोड़ा बचकर चलने का है। अपने घर के आसपास, न घर के अंदर न घर के आसपास गंदगी इकट्ठी ना होने दें, बचे रहेंगे। वैसे कहते हैं ना, दिवाली पर अक्सर लोग पुताई कराते थे, शायद उसका रीज़न यही था कि बारिश वारिश के बाद ये जो छोटी छोटी जो बीमारियां आती हैं, इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि पुताई उताई करा लेते, पूरे घर की सफाई हो जाती, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाती होंगी। ठीक है ना। चलिए, तो ये इन बातों का ध्यान विशेष तौर पे रखिएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी खबर, आर्यन खान को आज बेल मिल गई। बहुत सारे लोगों ने सुबह कहा था हैशटैग चलाइए नहीं तो बेल मिल जाएगी, हैशटैग चलाइए नहीं तो बेल मिल जाएगी। जनता ने अपनी आवाज़ कईयों बार सुना दी। देखना अब सिर्फ इतना सा था कि ये लोग कितना सुनते हैं जनता की बात को, इनकी नज़रों में कितनी तवज्जो है जनता की। और कहीं ना कहीं पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। जो लोग डेली लाइव देखते हैं, डेली देखते हैं, उनको बहुत अच्छे से याद होगा जब मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि 2 लोगों को बेल मिल चुकी है। सिर्फ 2 दिन पहले कहा था कि 2 लोगों को बेल मिल चुकी है और अब बाकियों का रास्ता भी खुल गया। ऐसे ही बेल मिलती है। किस किस को याद है? 2 accused गिवन बेल बाय एनडीपीएस कोर्ट, फर्स्ट टू गेट रिलीफ इन ड्रग्स ऑन क्रूज केस। मैंने क्या कहा था? यहां से पटकथा शुरू हो गई। कृष्णा स्वामी भार्गव जी, धन्यवाद। याद है? कुछ गलत तो नहीं बोला था? कुछ गलत तो नहीं? परसों, कल नहीं परसों था। ठीक है, क्लियर है।
जो भी आपको न्यूज़ दी, जो कुछ भी आपको एनालिसिस करके दिया, उसमें से अभी तक कुछ गलत हुआ क्या? ये वाला भी सही है। अब कोर्ट में तो हमारा आदमी नहीं बैठा, लोग बोलते हैं सरकार में इनका आदमी बैठा हुआ, सरकार से न्यूज़ ले आते हैं। कोर्ट के और जज के दिमाग में तो मैं नहीं बैठा हूँ। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट है। जब दो लोगों को जमानत दी गई, एक्चुअली जो समझदार आदमी होता है वो यही करता है। मैंने उस दिन भी कहा था, यदि मैं शाहरुख खान होता तो मैं सबसे पहले दूसरों की बेल कराता, अपने बच्चे की नहीं कराता, सबसे पहले अगल बगल की कराता। उस दिन यही कहा था कि जब वो छूट गए तो मेरे ने तो कुछ किया ही नहीं, इसके पास तो कुछ मिला ही नहीं, इसको काहे को डाल रखा है भाई, इसको तो छोड़ो। तो अब कितने भी बड़े स्टार हो, जज को छोड़ना पड़ेगा। नहीं यार, सबकी हो गई, इसको क्यों रखेंगे? तो ये एक बहुत समझदारी भरा स्टेप था, बहुत चालाकी भरा स्टेप था, जो शायद किसी भी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को समझ में आसानी से आ सकता था। खैर, अब क्या, बड़े कमाल की बात है कि इसके बाद जो होना था वही हुआ, और जैसा हमने एनालिसिस किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे, तमाम सारे चैनल, बहुत सारे लोग बिना सबूतों के बड़बड़ भी करते हैं, बहुत सारे लोग सबूत के साथ। आजकल तो टाइम्स नाउ भी और एबीपी न्यूज़, आज तक, सब आजकल मेरी तरह उंगली रख के पढ़ाने लगे हैं। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी कि हमारा जो स्टाइल था, जो 7 साल पुराना स्टाइल है, वो अब जाकर चैनलों पे आ गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इतने सारे आप चैनल देखते होंगे, बहुत सारे होंगे। ईमानदारी से बताइएगा, क्या हमसे बेहतर कोई एनालिसिस आपको दिखता है? अगर दिखता हो तो ज़रूर बताइएगा, तो हम भी उस चैनल को ज़रूर फॉलो करना चाहेंगे। तो खैर, क्लियर कट एकदम, जो बात हमने आज तक कही, लगातार 2 साल से आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, 7 साल से लोग मुझे कहीं और देख रहे हैं, एक एक चीज़ हमने आपको क्लियर कट बताई, और एक एक चीज़ आपके सामने सच होती हुई नज़र आती है। तो नहीं दिखता तो इस चैनल को शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, उनको बोलो कहना सब्सक्राइब कर लो भाई, जुड़ जाओ, तुम भी लाभ ले लो, उनको भी पता चल जाएगा 2 दिन पहले कि क्या होने वाला 2 दिन बाद। निशात पटेल जी धन्यवाद। ठीक है ना, तो क्लैरिटी के साथ एकदम इस पर आए, अपने मित्रों को बोलें कि भाई इसको शेयर करो इसको, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पर कि क्या हुआ आज। जब होना ही था बेल, 2 दिन पहले बता दिया, तो आज हो ही गया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनकर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दी है। कल विस्तृत आदेश मिलेगा, अभी आदेश नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि तीनों कल या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे, आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी। ठीक है, बड़े कमाल की बात है कि बेल आज मिल रही है, आदेश कल आएगा। यूजुअली ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है, रेयरली होता है। यूजुअली जो ज़्यादा होता है वो ये होता है कि पहले से ही जज जो है पूरा पढ़कर आते हैं, उनको मालूम होता है। यूजुअली होता है फैसला लिखा हुआ होता है, और वो फैसला और कॉपी एक साथ दे देते हैं। तो क्या ढूंढना पड़ रहा है कि किस आधार पे देनी है? ऐसा है क्या कि आप बैठ कर रात भर सोचेंगे? क्योंकि बहुत काम तो डेफिनेटली जजेस के पास भी बहुत ज़्यादा होता है, चाहे जस्टिस हो चाहे नॉर्मल जज हो, काम तो सबके पास बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन जी, आर्यन खान के वकीलों ने शायद आपकी वीडियो देख ली, आज आपका शुक्रिया कर रहे होंगे सलाह देने के लिए, मन ही मन में, आपसे बेहतर कोई नहीं। ज्योति कश्यप जी, देखिए जो तरीका है वो तरीका एकदम क्लियर कट है। पहले भी हमने बताया था, 2 दिन पहले ही बताया था, उससे पहले ही बताया था कि अड़ोस पड़ोस के लोगों की पहले ज़मानत होगी तो निकलना बड़ा आसान होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है मुझे ज़मानत दे दो, है ना, तो ऐसे में बाकी फंस जाते हैं। सुमित धनराज जी कहते हैं, जय श्री राम सर, मैंने गूगल फॉर्म भर दिया है, कृपया इस फॉर्म को भरने का कारण बताते। कोई कारण नहीं है सुमित जी, कारण मत पूछो, यहाँ सवाल पूछना अलाउड नहीं है भाई साहब। सुमित धनराज जी, अलाउड ही नहीं है यहाँ सवाल पूछना, करते चलो आंख पे पट्टी बांध के, तो ठीक है, कारण पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कारण ये है कि जब मैं आपके शहर आऊँगा तो आपके घर चाय पीने आ जाऊँगा, ये कारण है। तो ज़मानत मिल गई साहब, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा मिल गई, जो होना था वो हुआ, और होना ही था, ज़मानत मिलनी ही थी, क्योंकि ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। बहुत सारे कारण हैं, दिवाली भी आ रही है, 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे भी है, तो बर्थडे भी मनाना है, तमाम सारी बातें।
अब सवाल ये उठता है कि ज़मानत होने देनी चाहिए थी, नहीं होने देनी चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे लोग, तमाम सारी बातें होंगी, लेकिन कुछ लोग इतने बेशर्म हैं, उनको रोज़ बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए। दिस इज शेमफुल, वेरी वेरी शेमफुल, अटरली शेमफुल। Look at the way you guys disturb this life. Look at the way you guys waste the time. Look at yourself. आप लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आया हो देखने। मत आया करो भाई, नोबडी इज कॉलिंग यू। निकल लो यहाँ से, नोबडी इज कॉलिंग यू एंड नेवर एवर दोबारा कभी मत आइए, बिकॉज वी कैन नॉट बेयर दिस पेन एवरी डे। ना तो मैं कर सकता हूँ, ना हमारे दर्शक कर सकते हैं। ये जो लोग कम हुए हैं, मेहरबानी करके इनसे एक निवेदन और है, ब्लॉक करके जाएंगे चैनल को, ऐसे ही मत चले जाना, ब्लॉक करके जाना, और नहीं तो अपना नाम यहाँ लिख देना, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। इनफ इज इनफ, कुछ तो शर्म कीजिए, या बिल्कुल ही बेशर्म हो गए हम लोग। विश्वजीत देसाई, गुरुजी त्रिपुरा के बारे में बताओ। आएंगे सर, त्रिपुरा पे भी आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है बैठ गए आके पट्टे से, ऐसा नहीं चलेगा यार। बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रोज़ 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 एक ही चीज़ बोलते रहो। बंद होगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी 3 दिन की छुट्टी मारूंगा। मेरे को भी पागल थोड़ी हूँ कि अपनी तबीयत ख़राब में भी मैं आप लोगों के पास में आ रहा हूँ। आपको भैया नहीं यार, होना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। मुझे क्या पड़ी है, नहीं पहुँचे, मुझे तो मालूम है क्या हो रहा है, मुझे आपको देने की क्या ज़रूरत है। विल इट बी राइट? ऐसा अच्छा रहेगा? गलत बात है, मज़ा नहीं आता इन चीज़ों में यार, है ना। खुद से कॉपरेट करना चाहिए आपको, ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, तो खैर क्लियर दिख रहा था, होगी ही होगी बेल। और होने पर क्या, देयर इज अ गॉड, शाहरुख खान्स मैनेजर रिएक्ट्स टू आर्यन खान्स बेल। भगवान याद आ गए भाई, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो भगवान याद आने भी थे। जो लोग अपने आप को बहुत सुपरस्टार समझ रहे थे, बहुत सबसे ऊपर समझ रहे थे, उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई, वो सबसे ऊपर तो नहीं है। उनके ऊपर वो लोग हैं जो कहते हैं हम हैं खुदा, माय लॉर्ड, तुम्हारे खुदा हम हैं, वो सबसे ऊपर है। अब इस पूरे मामले में बहुत सारे पेच हैं। आखिर ये बेल हुई कैसे? पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, 2 लोगों की बेल पहले हो गई थी, 3 दिन से ड्रामा चल रहा था, ड्रामे के बाद बेल होनी लगभग तय थी। ठीक है, सो कई सारी चीज़ें इसमें। एक बात ये उठकर आई कि भाई जो है रिश्वत मांगी गई या दी गई, हमने पहले ही बता दिया था दी गई। उसके बाद वो वाली बात आई थी मीडिया में। कब आई वो वाली बात? जब वो पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, और उसने पुलिस को बयान दिया, बोले नहीं साहब किसी मिडिलमैन से पैसे मांगे गए। हमने एकदम क्लियर सबसे पहले बताया था कि पैसे की पेशकश की गई, छोटा मोटा नहीं, बहुत मोटे पैसे की पेशकश की गई, बहुत मोटी रिश्वत, विच रैन अप टू 1000 करोड़। कौन दे रहा था पैसे नहीं मालूम, ऐसी हवा बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा। किसको दे रहा था कभी हम नहीं कह सकते। आपने कभी मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, चरण स्पर्श, खुश रहिए अभिनव जी, बहुत बार दिया, आपको याद नहीं है, मुझे याद है आपका नाम, ठीक है ना। रॉबर्ट कुलजीत, राम राम नितिन जी, पाकिस्तान को जितना रा की साजिश ही थी, लगता है देखो सब देशद्रोही सामने आ गए, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल आएंगे, उस पर भी आएंगे सर, पहले आर्यन खान केस को समझ लें तब फिर क्या। सुमित जी कहते हैं आगे से जब कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, बस आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करता जाऊंगा, मर्दान सिंह की बहुत ज़रूरत है, बस अपना ख्याल रखें, जय श्री राम। धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि पूछने का समय आपको पूरा मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो आज भगवान याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, आज मालूम चल गया हम खुदा नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी को भी कुछ नहीं समझते, रौंद डालते, कानून इनके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा है 30 दिन कम है इनके लिए। ये जो 20-30 दिन थे यही बहुत ज़्यादा है, इतने में इनके प्राण निकल गए पूरे। 2 अक्टूबर को पकड़े गए थे, 2 अक्टूबर से 28 दिन बाद इनको जमानत अभी मिली, निकले नहीं बाहर, कल निकलेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये बेल कैंसिल हो सकती है?
तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एनसीबी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, डिवीज़न बेंच में भी जा सकती है, अगर सिंगल बेंच रहा होगा तो तमाम सारे और ऑप्शन है। इस पर स्टे ले सकती है। बेल कैंसिल कराने से ज़्यादा बेहतर इस आदेश पर स्टे लेना होगा। दोनों अलग अलग रास्ते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा एनसीबी शायद ना करे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने हिसाब से काम करता है, वो द्वेष भाव से काम नहीं करता है। खैर, तो खैर निकल आए। जो इतना घमंड था वो सारा घमंड जो है अब तक तो शांत हो गया होगा, ज़मीन पर आ गया होगा। आज कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी जो है इनकी सामने आई, अपने वकीलों के साथ में उन्होंने फ़ोटोग्राफ डाली है। बनियान पहन के खड़े हैं, टी शर्ट पहन के खड़े हैं और बड़े सामान्य देखने का प्रयास किया। अच्छी बात है, ज़मीन पर उतरना चाहिए। सब लोग इंसान ही हैं। शाहरुख खान भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं, वो भी एक इंसान है हमारे आपकी तरह। हमको ये समझना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जिस अधिकारी समीर वानखेड़े ने इस लड़के को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे कोर्ट में गया कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसे सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया वह खुलकर सामने आने लगा है। नवाब मलिक जी का कहना है भाई अब इनको डर लग रहा है। अब इस मैटर में हुआ क्या है? मुंबई पुलिस ने, जो हर बार मुंबई पुलिस करती है, जो पहले क्या नाम है, परमवीर सिंह भी यही कर रहे थे कि फट से एक केस खोल दो किसी के भी खिलाफ, जिसको परेशान करना उसको केस खेल दो। और आखिरकार इनको लताड़ पड़ी थी। इनको सुप्रीम कोर्ट ने चप्पल मारी थी इनके मुंह पर खींचकर कि तुम ये सब नहीं कर सकते, अर्नब वाले केस में ही। और स्पष्ट रूप से कहा था अब आप इसको नहीं परेशान कर सकते और अब आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, एकदम क्लैरिटी के साथ। ठीक है ना? वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। आज हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत 3 लोगों को जमानत दी है। इससे पहले कल 2 लोगों को एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही उसकी जमानत हो सकती थी। हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलती रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी, सबसे पहली बात, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ, जिसने आपने जो ये बयान दिलवाया है, उस आधार पे जो मुकदमा किया है, तो नवाब मलिक, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि पूरा देश ये पूछ रहा है, लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आपकी बेटी भी वहाँ क्रूज शिप पे थी क्या आपका भी इससे कोई लेना देना है क्या, ड्रग्स कनेक्शन से? लोग बार बार इस बात को, सवाल को पूछ रहे हैं। आप उस बात का अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। इज इट पॉसिबल अन्ना पांडे वॉज ऑल्सो टोल्ड नॉट टू गो फॉर एनसीबी समन्स? मे बी, वेरी मच पॉसिबल। संदीप जी कहते हैं, नितिन जी ट्विटर ट्रेनिंग वीडियो का कल लिंक ये है, प्लीज़ शेयर दिस ऑन एवरीबडी एंड वॉच इट। दिस वीडियो वॉज पब्लिश ऑन इन डिपेंडेंट बिलो ऑन यूट्यूब। ओके, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि खुलेगा। खैर, एनीवेज, धन्यवाद। तो अब क्या, एक एक चीज़ देखते हैं। इसके बाद नवाब मलिक ने एक और बात कही। क्या बात कही? और ये पिंड ट्वीट है इनका, पिंड ट्वीट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 5:14, 28 तारीख यानी आज। कुछ भाई लोग चैट में हैं, इग्नोर द कमेंट्स प्लीज़ सर जी। नहीं, हम तो लेते ही नहीं उनके कमेंट, है ना, लेते ही नहीं हम बाहर के लोगों के कमेंट, एकदम क्लियर है। अब क्या, अब इसको हम इस तरह से लें, पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक जी, पिक्चर तो अभी बाकी है। नवाब मलिक जी, आप शायद एक चीज़ नहीं समझ रहे। पहली बात, समीर वानखेड़े केंद्र सरकार का कर्मचारी है, आपका नहीं है। कस्टम्स में भी अधिकारी रहे हों, सेल्स टैक्स वगैरह में, तभी भी उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी लंका लगाई थी। और जहाँ तक इस ड्रग्स वाले मामले का सवाल है, इतना याद रखिएगा, एनआईए का अगर दिमाग ख़राब हुआ तो अगर एनसीबी का यदि दिमाग ख़राब हुआ तो एनसीबी इसमें स्पष्ट रूप से लिख कर दे देगा और स्पष्ट रूप से बता देगा कि इसके तार जो हैं बाहर विदेशों से जुड़ रहे हैं और ये मामला पाकिस्तान से जुड़ रहा है, आईएसआई से जुड़ रहा है। बिल्कुल क्लियर कट ये पाकिस्तान आईएसआई से जुड़ा हुआ मामला है और ये जांच एनआईए को ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। यदि इतनी रिकमेंडेशन कर दी तो ये समझ लीजिएगा नवाब मलिक जी कि ना तो आपका पता चलेगा पिक्चर अभी बाकी है,
हम भी यही कह रहे हैं, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही देखा आपने, अभी आपको पता नहीं। अगर आप कानून का मिसयूज़ करना चाह रही है यदि महाराष्ट्र सरकार, तो ये बड़े स्पष्ट रूप से बता दें कि केंद्र के पास कई गुना ज़्यादा पावर होती है। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद। केंद्र के पास कई गुना ज़्यादा पावर होती है, बस ये है कि वो केंद्र मिसयूज़ नहीं कर रहा और आप लगातार मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट से आपको बार बार फटकार पड़ती है, बार बार, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस हो, चाहे ये वाले केस हो। अब इसमें मिसयूज़ कैसा, वो भी बात करेंगे। क्या जमानों को बड़ी मछली पकड़ने के लिए एक प्रकार का चारा माना जाना चाहिए? परमेश्वर जी, कहना बड़ा मुश्किल है। इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट लाइक दैट। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ज़मानत जो है इन्होंने ले ली। पिक्चर अभी बाकी, तो पिक्चर बाकी में ऐसा आखिर क्या है? क्या पिक्चर बाकी, क्या बताना चाह रहे हैं नवाब मलिक, क्या धमकी दे रहे हैं? लगातार एक गली के गुंडे की तरह से एक मोटा गेंडा आकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देता है, धमकी देता है देश के संविधान को, धमकी देता है देश में काम करने वाले ऑफिसर्स को। बड़े कमाल की बात है। और कहने को मंत्री है, और इसको ऐसे बद दिमाग मंत्री को अभी तक हटाया भी नहीं गया, जिसके ऊपर खुद के ऊपर चार्जेस हैं। नितिन जी, आज किरण गोस्वामी ने एक इंटरव्यू देकर नवाब मलिक और प्रभाकर की पोल खोल दी और अपने आप को सरेंडर कर दिया। नवाब मलिक का तो गया। आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है ना। अब आते हैं मलिक की बात पे। सर मुझे कुछ नहीं लगता कुछ होगा, सुशांत केस की तरह चला जाएगा। हाँ, नहीं होगा, हमने कब कहा कुछ होगा? अगर आपको नहीं लगता नहीं होगा तो हमसे ये सुन लीजिए, नहीं होगा। बात खत्म हो गई, सो जाते हैं। ठीक है, आइए। पिक्चर अभी बाकी है का मतलब ये है, महाराष्ट्र पुणे सिटी पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किरण गोसावी क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह को अदालत ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वेरी गुड। इससे पहले क्या हुआ? जब पुलिस हिरासत में भेजा तो उनके जो वकील हैं उन्होंने क्या दलील दी थी? पुलिस का मुख्य काम था जो पैसा अकाउंट में गया है वो जब्त करना। हमारी दलील ये थी कि जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वह अकाउंट केस के दूसरे आरोपी कुरैशी का है। पुलिस ने झूठे कागजात बनाने के लिए धारा 465 का भी लगाई है। कोर्ट ने 8 दिन की जुडिशियल पुलिस कस्टडी दी है। केपी गोस्वामी के वकील सचिन, क्या किया साहब? अब किरण गोसावी को पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। पिक्चर अभी बाकी। अच्छा, तो ये पिक्चर बाकी है, तो अब ऐसा होगा गवाहों को पकड़ा जाएगा। ओके, ठीक है, पहले ज़रा देख लें, फिर आराम से एनालिसिस करेंगे। एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को कोर्ट ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। आज ही हुई है गिरफ्तारी। क्या हुआ? पुणे से इनको पकड़ लिया। इनके ऊपर कोई पुराना केस है। क्या केस है? कि भाई इन्होंने जो है कोई एडवर्टीजमेंट निकाला, तुमको नौकरी दिलवा देंगे। नौकरी के लिए आदमी ने अप्लाई किया, वो गया, बाहर गया, उसको बाहर मिली नहीं मिली वो एक अलग बात है। उसने लौट के आके इनके ऊपर केस किया, चीटिंग का केस किया। ठीक है, केस कब का है? जूने ज़माने का। 18-19 में इनको याद आई। 18-19 के बाद फिर इन्होंने पता ही नहीं था कहाँ है। बोले भगोड़ा है जी, कोई दिक्कत ही नहीं, सब आराम से चल रहा था। अचानक से जैसी ये तस्वीर आई उसके बारे में पता किया। देखिए कैसे होता है, ज़्यादा फुदकने का नतीजा है। किरण गोसावी को आज जो जेल हुई है, ये जेल सिर्फ अपनी मूर्खता की वजह से हुई है, अपने उस उथलेपन की वजह से हुई है जो हम में से बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। हमारे अंदर एक कीड़ा काट रहा होता है। नहीं श्रीनिधि जी, ऊपर वाला मैसेज पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ जो पैसे के साथ मैसेज आता है उसमें एक लाइन पढ़ने में आती है, बाकी में न्यू मैसेज करके आता है ना, एकदम क्लियर है। तो क्यों इनको भुगतान करना पड़ रहा है, जेल क्यों जा रहे हैं? अपनी मूर्खता की वजह से। ना किरण गोसावी ने वो फोटो खींची होती, ना वो फोटो वायरल हुई होती, ना लोग इसके पीछे पड़ते कि आखिर गवाह कौन है, वरना चुपचाप सूम में गवाही अपनी देके धीरे से निकल जाते। प्रेशर इनके पास आता, ढूंढा जाता कौन है गवाह, लेकिन इस तरह का प्रेशर नहीं आता जैसे प्रेशर में आज फंस गए। तो वो जो एक सेल्फी है वो किरण गोसावी को उसने आज जेल पहुंचा दिया। आप लोगों को भी बड़ा शौक है सेल्फी खींचने का, इसके साथ उसके साथ। ध्यान रखना, ये नेताजी के साथ की सेल्फी, बगल में किसी दिन कोई आतंकवादी खड़ा होगा तो वो तो जाएगा ही जाएगा, आप भी साथ में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तब आप चिल्लाते रहोगे मैं इसको नहीं जानता, पर वो कहेंगे उसका तो हाथ तुम्हारे कंधे पर है, और आप गिरने वाले होगे तो आपने उसको कमर में पकड़ लिया होगा तो कहेंगे तुम्हारा हाथ उसकी कमर में। कुछ नहीं कर पाओगे आप,
एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैसेज टू पब्लिक ईदर लाइक और पे द फीस, वेरी ट्रू अवेकनिंग एंड एक्यूरेट न्यूज़। नितिन सर धन्यवाद। अर्पित गर्ग जी, मैं अपना एक्सपीरियंस और बता दूँ। एक बार की बात है, मैं फ़ोटो खिंचवा रहा था, फ़ोटो खिंचकर आई, मतलब लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करी, तो तमाम सारे ग्रुप में थे, उसमें कुछ लड़कियाँ भी थी, बच्चे थे छोटे छोटे। तो फ़ोटो का एंगल कुछ ऐसा आया कि वो बड़ा अजीब सा लगा, ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़े हैं किसी के। तो जब मैंने उस फोटो को देखा तो मैंने अगले दिन मैंने सबको बुला लिया, मैंने कहा सब लोग आ जाओ चाय पियेंगे। तो मैंने कहा सब लोग इसको डिलीट कर दो, अच्छी नहीं लग रही ये फ़ोटो, मज़ा नहीं आ रहा। होता क्या है कि जब फ़ोटो खिंच रही होती है, आप तो कैमरे की तरफ देख रहे होते हो, पीछे से कौन आके आपसे कितना करीब आ जाएगा ये आपको मालूम नहीं, या मान लीजिए वो एंगल इस तरह का हो गया कि आपकी उसमें लंका लग जाएगी। इसलिए फ़ोटो खिंचवाने में 100 सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको गोसावी। ठीक है, फिर मत कहना बताया नहीं था। हम जैसे गरीबों को कानून मारता है और पैसे वालों को सलाम ठोकता है, ये सच्चाई है। द होल थिंग इज़ ठीक कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रेनो अभी रुक जाइए, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो आपको बहुत आगे तक जाना है। तो हिरासत में चले गए साहब, एक सेल्फी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक सेल्फी की गलती कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किरण गोसावी क्या कर रहे थे, कैसे गए थे, अब हज़ारों सवाल उठेंगे। लेकिन किरण गोसावी आज जिस कंडीशन में, वो इसलिए नहीं है कि शाहरुख खान के लड़के के खिलाफ गवाही दी है, वो इसलिए है क्योंकि अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और ऐसी बेवकूफ़ी आप और हम में से सब लोग करते हैं, कब सीखेंगे। इसलिए सेल्फी बाजी से बच जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो ऐसी लंका लगी रहेगी आपकी। ठीक है, पहली बात। किरण गोसावी को अरेस्ट कर लिया, क्यों अरेस्ट कर लिया आपको मालूम है? इससे पहले एक और को अरेस्ट कर लिया, किरण गोसावी याद है, एक और प्रभाकर सेल। प्रभाकर सेल भी इसमें जो है गवाह है। और प्रभाकर सेल वो है जिसने ये कहा कि मध्यस्थ के बीच, किसी मध्यस्थ के थ्रू रिश्वत की मांग की गई। हमने आपको उसके बयान से पहले बताया था कि रिश्वत की मांग नहीं की गई, रिश्वत दी जा रही है। ठीक है ना, हमने उससे पहले बताया था कि रिश्वत दी जा रही है। इसके बाद 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये न्यूज़ आई कि भाई रिश्वत की मांग करी, इस तरह की बात ही आई। सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं, पूरी ताकत के साथ कायम हैं। और यदि कोई बहुत ही बड़ी चैलेंज यदि वाली बात आ जाएगी तो इसे साबित करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये रिश्वत की पेशकश की गई थी, कहाँ से की गई थी, किन लोगों को की गई थी, वो भी सब आ जाएगा। मामला फिर से कहता हूँ क्लियर कट है, एनआईए का है मामला, सीमा पार का है मामला, पाकिस्तान का है मामला, आईएसआई का है। एकदम क्लियर कट केस है ये केस बहुत बड़ा केस है, छोटा केस नहीं है। ठीक है, अब तो प्रभाकर सेल और केपी गोसावी, इन दोनों को, प्रभाकर सेल 30 घंटे से भी ज़्यादा से पुलिस हिरासत में है। अब केपी गोसावी को भी ले लिया। तो प्रभाकर सेल ने कब कहा? पुलिस हिरासत में आने के बाद, पुलिस हिरासत में आने के बाद। तो केपी गोसावी भी जो गोसावी है ये भी कल यही कह देगा कि भाई वानखेड़े ने जबरदस्ती फंसाने के लिए किया, क्योंकि अब तो पुलिस के कब्जे में, अब मारपीट करके, डरा धमका के कैसे भी कर लोगे आप। और ये सब कुछ कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ये होगा, ये बयान आएंगे, आप इसको लिख लीजिए, आज डायरी में नोट कर लीजिए अपनी। गोसावी का बयान भी आएगा, प्रभाकर का बयान भी आएंगे। ये हो सकता है इनके खिलाफ में केस भी करे, हो सकता है वानखेड़े को फंसाया जाए, हो सकता है वानखेड़े की हत्या करने का पूरा प्रयास किया जाए, हो सकता है वानखेड़े को वायरस इंजेक्ट किया जाए, हो सकता है वानखेड़े को एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वानखेड़े के साथ तमाम सारी और चीज़ें हो, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना पहले वालों के साथ हुआ। पहले वाले कौन? आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। खैर चलिए, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक नॉर्मल सी बात है। ड्रग्स के केस में एक स्टार का लड़का पकड़ा गया, बड़ा आदमी पकड़ा गया, तो बड़ा आदमी जो है छूट जाता है, साहब का कहना है। पकड़ा तो प्रमोद महाजन का लड़का भी गया था। क्या नाम है उसका? कौन सा महाजन था वो? नहीं, राहुल महाजन।
पकड़ा तो वो भी गया था। आप में से कितने लोगों को पता है कि राहुल महाजन 7 महीने की जेल काट कर आया था? आपको मालूम चला कि उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? आपको मालूम चला कि राहुल महाजन जब के गवाह कौन कौन थे? आपको मालूम चला राहुल महाजन के अगेंस्ट में वकील कौन था? किस अधिकारी ने पकड़ा, किसने किया? दिल्ली के अंदर पकड़ा गया था, ठीक है ना। तो किसी को नहीं पता चला। तो बड़े आदमी का लड़का तो वो भी था, लेकिन मालूम नहीं चला। पूरा जो आप एक प्रपंच को समझिए, बड़े आदमी के लोग भी जेल जाते हैं, ऐसा नहीं नहीं जाते हैं। राहुल महाजन है, वो भी गए। संजय दत्त, वो भी गए थे, लेकिन इतना ह्यू एंड क्राई किसी में नहीं मचा। अब एक सवाल है, बहुत सारे सवाल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जरा एक साथ सवाल ले लेते हैं। मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो ये जो एक ही बच्चे पर इतना ह्यू एंड क्राई क्यों? बाकी भी तो जा रहे हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा वो लोग हैं जो सज़ा से ज़्यादा, सज़ा या सज़ा के आसपास काट चुके हैं, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़े वकील नहीं है। यहाँ बड़े वकील की बात नहीं है। बॉलीवुड ने अपना इतना रुतबा कर लिया है कि ये विधायक, एमपी इनके नाचते हैं, ठीक है ना। विधायक एमपी की तो हैसियत ही नहीं, इनके आगे पीछे घूमते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके साथ में ये लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। इनका इतना रुतबा, इतना दबदबा है इनका। और सबसे बड़ी बात यह कि सब लोग गलतफहमी में है। सबको ये लग रहा है जनता इनके पीछे बहुत है। प्रधानमंत्री जी को भी लगता है जनता इनके पीछे बहुत है। अगर जनता इनके पीछे होती तो सेंड आर्यन खान टू जेल नहीं चलता। अगर जनता इनके पीछे होती तो नो बेल टू आर्यन खान नहीं चलता। अगर जनता इनके पीछे होती तो सुपर कॉप समीर वानखेड़े नहीं चलता। अगर जनता इनके पीछे होती तो लास्ट हमारा हैशटैग कौन सा था? सेंड नवाब मलिक टू जेल। तो ये नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा सच है जो शायद ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा कि जनता इनके साथ नहीं है। जनता कुछ और सोचती है, कुछ और कहती है। ये हीरो ज़रूर हो सकते हैं, इनकी फिल्में देखने ज़रूर जाती जनता, लेकिन जनता इनके गलत कामों में इनके साथ नहीं है। ये भारत का बेसिक डीएनए है, लेकिन इस बात को नहीं कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा। खैर, यहाँ से लेके एक एक आदमी की जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, ये एक प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक्स है उसके तहत हो रहा है। इससे पहले भी लोग जेल गए, ऐसा नहीं। एकदम ठीक हूँ मुनीष जी, इससे पहले भी लोग जेल गए, किसी ने इतना हंगामा नहीं मचाया। समझिए इस बात को। अब क्या इस केस का भी वही हाल होगा जो बाकी केसों का हुआ? क्या इसमें भी गवाह ऐसे ही मर जाएंगे? क्या इसमें भी जो पुलिस अफसर है, जो एनसीबी अफसर है, वो इसी प्रकार से गायब हो जाएगा? देखिए, सारे बड़े केसों में ऐसे ही हो रहा है। परमवीर सिंह गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं। ही इज़ एब्सकॉन्डिंग, है भी जिंदा या किसी ने टपका दिया मालूम नहीं है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। अब इस केस को लेकर मैं आपको एक पुराना केस याद दिलाता हूँ 5 मिनट के अंदर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त का मतलब क्या होता है मैं आपको आज समझाता हूँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त का मतलब होता है रविंद्र पाटिल। रविंद्र पाटिल लॉस्ट एवरीथिंग ही हैड, even his life. Now even his testimony doesn't count. क्या हुआ रविंद्र पाटिल के साथ? देखें जरा, रविंद्र पाटिल खत्म हो गए, मर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। सलमान हिट एंड रन केस, विल रविंद्र पाटिल गेट जस्टिस? मृत्यु हो गई, अब इसके बाद में उनके लिए जस्टिस मांगते रहो। 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। सतीश कुमार जी धन्यवाद, ठीक है ना। फिर क्या, कैसे करेंगे? नरेंद्र कुमार जी धन्यवाद, श्रीनिधि जी धन्यवाद। सॉरी सॉरी। तो ये स्थिति है। सलमान वाले इस केस में हुआ क्या, अब मैं आपको समझाता हूं। सलमान खान ने बोला, शुरुआत से करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। सलमान खान ने बोला मुझे धमकियां आ रही हैं, बाहर से धमकियां आ रही हैं, बॉडीगार्ड चाहिए था। पुलिस ने उनको बॉडीगार्ड दे दिया। रविंद्र पाटिल, एक नया नवेला लड़का, उम्र वही 24 साल के आसपास, बेहतरीन पुलिस का सिपाही, इतना बेहतरीन कि इसको कमांडो ट्रेनिंग में भेजा गया। कमांडो ट्रेनिंग में हर कोई नहीं जा पाता,
रविंद्र पाटिल गया, इसको कमांडो ट्रेनिंग दी गई, और कमांडो ट्रेनिंग से जब ये आया तब सलमान खान का बॉडीगार्ड बनाकर इसको भेजा गया कि यू विल बी द बॉडीगार्ड ऑफ सलमान खान। तो रविंद्र पाटिल पूरी तन मन धन के साथ भाई लगे हुए थे। रविंद्र पाटिल को लेकर बहुत सारी बातें हैं। रविंद्र पाटिल बहुत वेल बिल्ट था। जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय तमाम गवाहों में रविंद्र पाटिल क्योंकि बॉडीगार्ड था, कार के अंदर था, उस एसयूवी के अंदर था, तो रविंद्र पाटिल की गवाही भी ली गई। रविंद्र पाटिल की जो गवाही ली गई वो बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने ली गई, ताकि उससे पलट नहीं सकता आदमी। मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही, ये इस केस में भी मजिस्ट्रेट के सामने ही गवाही होनी चाहिए थी। ये जितनी गवाहियाँ हुई हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन कहाँ आएगा, एनसीबी जब जाएगी और जब ये कहेगी हमें आर्यन खान ने ये बयान दिया है, वो बयान माना नहीं जाएगा। जो वो कोर्ट में देगा वो बयान माना जाएगा। इसके विपरीत यदि मजिस्ट्रेट के सामने यदि बयान हो गया होता, उस समय करा लिया होता, तो ये कितना भी पलट जाए, माना वही बयान जाता। ठीक है ना। आई हैव रिप्लाई टू दिस ट्वीट बाय सेइंग अभी तो केस एनसीबी को एनआईए ट्रांसफ़र होना और आपके ड्रग्स लिंक पर लिंक। ठीक है केशव दुबे जी, कल मुकदमा आपके ऊपर हो जाए तो मुझसे मत कहिएगा कि है ना कि मैंने आपको बताया या मैंने आपको बचाया नहीं। लिखें, अपनी दम पर लिखें, उतना लिखें जितनी आवश्यकता है, बाद में ना कहिएगा। डरा नहीं रहा हूँ, पर एक समझदारी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रविंद्र पाटिल इनके साथ सलमान खान के साथ थे। सलमान खान के साथ होने के बावजूद मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान में इन्होंने कहा कि इन्होंने खूब दारू पी रखी थी, होटल से खूब सारी दारू पी कर आए थे, इनको चलाने को मना किया। ये तेज़ चला रहे थे तब भी मना किया कि सर तेज़ मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये नहीं माने और तेज़ चलाते रहे, और तेज़ चलाते चलाते सलमान खान ने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद डाला, अपनी कार के नीचे कुचल दिया, उन्हें मार दिया। सलमान खान ने काफ़ी पैसा खर्च किया, जो लोग थे उनको मुआवजा दिया, सबको पैसा बांटा। लगभग 27 इसमें विटनेसेस थे, लगभग सारे 27 में से 26 हॉस्टाइल हो गए। सिर्फ एक नाम ऐसा रहा, रविंद्र पाटिल, जो कि हॉस्टाइल नहीं हुआ। अब इसकी कीमत उसने कैसे चुकाई, जरा इसको समझिएगा। अब इस कीमत को सुनिएगा। क्यों आदमी इतना परेशान हो जाता है। सबसे पहले प्रेशर आना शुरू हुआ। सबसे पहला प्रेशर कहाँ से होता है आप समझिए। हम एंटी करप्शन के बहुत केसेस को डील करते हैं। सबसे पहला जो प्रेशर होता है वो आपने आसपास के लोगों से आता है। आपके रिश्तेदार आपको फ़ोन करना, वो जुगाड़ लगा के पहुँचेगा अगला आदमी उन तक, अप्रोच लगाएगा। फिर आपके आसपास के लोग शुरू होंगे, आपके चाचा ताऊ, अरे क्या हो गया क्या हो गया। फिर आपके जो आपकी वाइफ है उसके वहाँ से, ससुर का, साले का, इसका उसका फ़ोन, अरे देख लो उसको, कर दो, अरे छोड़ दो, अरे बेचारा। ये प्रेशर शुरू होता है, ये सोशल प्रेशर बनाया जाता है। जब आप इस पर नहीं मानते हो तो फिर आपके ऊपर प्रशासन का प्रेशर बनाया जाता है, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, ये सब किया जाता है। रविंद्र पाटिल के साथ सब कुछ हुआ। रविंद्र पाटिल को जमकर धमकियाँ मिली। ये सबसे प्राइमरी स्टेज होती है धमकी मिलना, जो हमारे साथ रोज़ होता है। एवरी डे इट हैपेंस। जिस दिन नहीं होता उस दिन हमारे को बड़ा अजीब सा लगता है, यार आज कुछ किया नहीं। तो ये पर डे का एक डोज होता है हमारा। तो रविंद्र पाटिल को जमकर धमकियाँ आई। रविंद्र पाटिल को न सिर्फ फ़ोन पर धमकियाँ आई, फिजिकल धमकियाँ मिली। रविंद्र पाटिल को कईयों बार सड़क चौराहों पर रोका गया, धमकी दी गई, यहीं मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। रविंद्र पाटिल इन सबसे बड़ा परेशान हो गया। रविंद्र पाटिल तो छोड़िए, उसके घर वालों को इतनी धमकी दी गई, इतनी धमकी दी गई कि इस डर से कि ये तो मरेगा, मुझे भी मरवा देगा, उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई। उसकी वाइफ ने भी उसको डाइवोर्स दे दिया। माता पिता ने इस डर से, लोगों ने बोला तुम्हारा बच्चा तो मरेगा, तुम सब भी मर जाओगे, तुम्हारे बाकी लोग भी मरेंगे। तो माता पिता ने पहले तो प्रेशर बनाया रविंद्र पाटिल के ऊपर कि तुम इसको केस को वापस ले लो, तुम इसमें बयान मुकर जाओ। जब वो रविंद्र पाटिल तब भी नहीं माना तो उससे बोला भैया तू अलग रह ले, हमको क्यों मरवाने वाला है। अब रविंद्र पाटिल गायब हो गए इतनी सारी धमकी में। अब आदमी मरता क्या ना करता भाई, वो अपनी जान तो बचाएगा कि रोज़ उसको जाकर एक आदमी बोले मुझे पता तू यहाँ रहता, तुझे यहाँ मार देंगे, तो वो यहाँ से वहाँ गायब हो गया। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में कोर्ट में 5 साल बाद कोर्ट को याद आती है, 5 साल बाद। जरा देखिए आप, 5 साल तक कोई बयान नहीं होते, 5 साल बाद कोर्ट को याद। 2002 का केस है, 2007 में कोर्ट में कहानियाँ आती है। कहाँ है भाई रविंद्र पाटिल? रविंद्र पाटिल को ढूंढो। रविंद्र पाटिल नहीं मिलता था, उसका अरेस्ट वारंट जो कि होता है, पहले समन जाता है, समन के बाद बेलेबल अरेस्ट वारंट जाता है, फिर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जाता है। नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट बेसिकली क्या होता है कि आपको पकड़ के लेके
प्रोडक्शन तक करना होता है, उसको कोर्ट में लाके आपको खड़ा करना होता है। और यूजुअली क्या होता है, हमारे खिलाफ भी तमाम नॉन बेलेबल वारंट्स निकलते हैं, तमाम 3-3 4-4 बार आते हैं नॉन बेलेबल, है ना। तो सिर्फ उसको ले जाके प्रोड्यूस करना होता है, आप जाके वहाँ खड़े हो जाते हो, बात खत्म हो जाती है, अपना बयान देते हो, आ जाते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन रविंद्र पाटिल के केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास अब तक मेरी लाइफ में 1 दर्जन से ज़्यादा नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आए हैं, जिसमें बेल नहीं होती, जिसमें पुलिस कहती है हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट ऐसे हथकड़ी करके नहीं ले जाती है, कुछ नहीं कहते, सब कुछ बड़ी सेटिंग से होता है। बोलते बोले भाई साहब 11 बजे आ जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको 11 बजे पहुँचना ही पहुँचना। वो चला जाएगा बंदा, आपसे पेपर साइन करा लेगा, सब साइन करा लेगा, हाँ आप मिल गए, आपको पकड़ लिया, ये सारे वो कागजी फॉर्मेलिटी होती है। आपको 11 बजे आपको कोर्ट में पेश होना होता है। 11 बजे आप कोर्ट में पेश हुए अपने वकील से, क्यों नहीं आए थे भाई साहब, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बात खत्म हो जाती, कहते गवाही दो और जाओ। उस दिन आपका वो दिन एक पूरा बर्बाद होता है। 3 बजे तक गवाही होती, कभी सेकंड हाफ में होती तो 5 बज जाता आपको, तो वो दिन बर्बाद होता है। एक कॉमन सा फिनोमेना है, दर्जन भर से ज़्यादा नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, आज तक किसी ने मुझे जेल नहीं भेजा। रविंद्र पाटिल के केस में उसको जेल भेज दिया गया। कितनों के पास आते, मैं समझता हूं एक दिन में लाखों की, हजारों की संख्या में नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जाते होंगे। सबसे पहला सवाल, क्या यह कानून की परिभाषा सही है कि आप एक फरियादी को इस तरह से परेशान करेंगे, एक विटनेस को इस तरह से परेशान करेंगे, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट। जबकि नियम ये होना चाहिए कि एक सिंपल सा नियम होना चाहिए, यदि मुझे नहीं आना तो मैं मना कर दूं, मुझे गवाही नहीं देनी है, 3 बार के बाद आपकी गवाही की वो खत्म हो जाएगी, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, अपराधी को अरेस्ट वारंट कोई नहीं लेने जाता, लेकिन हाँ अगर गवाह नहीं आ रहा तो उसको नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट पे लाते हैं। इसको यहाँ लाया गया और लाने के बाद में कोर्ट ने इसको जेल भेज दिया। कोर्ट ने जेल भेजा, उससे पहले जब इसकी तारीख लग रही थी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हो, तब इन्होंने पूछा, बोले भाई कहाँ है, डिपार्टमेंट बताया। तो डिपार्टमेंट उस समय तक तो सो रहा था, डिपार्टमेंट को फिर एकदम से याद आया, अरे ये तो हमारे यहाँ आ ही नहीं रहा। तो डिपार्टमेंट ने पहले इन्हें सस्पेंड किया, फिर जैसे ही नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकले, डिपार्टमेंट ने इनको, पुलिस डिपार्टमेंट के ये अधिकारी थे, पुलिस डिपार्टमेंट ने इनको बर्खास्त कर दिया। अब आप मज़ा देखिए, सरकारी नौकरी चली गई, पुलिस डिपार्टमेंट ने बर्खास्त कर दिया, आदमी अपनी जान को भागा भागा फिर रहा है, उसको जेल में डाल दिया। जब वो जेल में चला गया, जब उसके बयान क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तब हुआ जब वो जेल में था, यानी वो फ्री नहीं था। सोचिए अब कितने प्रेशर में रहा होगा रविंद्र पाटिल। ये बयान तब होता है जब वो जेल में था। यदि आप जेल से छोड़ देते, उसके बाद बयान होता, तो एक बार को समझ आता कि उसका दिमाग काम करता। जब आप जेल में होता ना, आपका कुछ दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है, बाहर निकलना है। तो हो सकता है उसके ऊपर तमाम सारे, इतने सारे लोगों के उसने लोगों को बताया, लास्ट में मरते मरते मीडिया पर्सन को बताया, अपने तमाम सारे दोस्तों को बताया, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको प्रेशर करते थे, महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी उसको प्रेशर करते थे, तो बयान बदल। हर एक व्यक्ति उसको जो मिलता था उसको प्रेशर करता था, तो बयान बदल। ये लोग इतने बड़े लोग होते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है फिल्म स्टार कितना बड़ा होता है। क्यों राहुल महाजन चला गया उसके बारे में नहीं पता चला, और क्यों सलमान खान ज़्यादा बड़ा और आमिर खान और ये शाहरुख खान ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इनके जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो रविंद्र पाटिल आखिर तक नहीं माने तो भाई जेल से ही इनके बयान हुए। इसके बाद ये जेल से बाहर आए तो मालूम चला कि इनको टीबी हो गया है, क्रॉनिक टीबी। सवाल ये उठता है कि क्रॉनिक टीबी था या कोई वायरस था, कोरोना टाइप का जो टीबी जैसा दिखता हो, भाई लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्रॉनिक, ठीक नहीं हो पा रहा है। बहरहाल रविंद्र पाटिल बाहर आए बहुत मरी गिरी हालत में, और मरी गिरी हालत के बाद रविंद्र पाटिल की जो कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये रविंद्र पाटिल वही रविंद्र पाटिल है जिसे अभी आप ऊपर देख रहे थे, और ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में इसकी तस्वीर है, ये बहुत अच्छी तस्वीर में कंडीशन है। इसके बाद एकदम हड्डी का ढांचा होकर रविंद्र पाटिल ऑलमोस्ट यूँ कहना चाहिए कि बिल्कुल ये है रविंद्र पाटिल। भिखारी वाली स्टेज में आ गए थे, भीख मांगने लगे थे, फुटपाथ पर भीख मांगता था रविंद्र पाटिल। ये वो जाबाज व्यक्ति था जो कमांडो ट्रेनिंग लेकर आया था, जो कमांडो था मुंबई पुलिस का। ये भीख मांगकर अपना सिवरी का टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज कराने आता था। 50 रुपये जो टैक्सी के थे, ऑटो का भाड़ा जो देता था, वो भीख मांग के पैसों से उससे देता था। आखिरकार ठीक नहीं हो पाया, खांसते खांसते इसकी जान चली गई। ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे मज़े की बात यह कि जिस व्यक्ति से, जो उसके प्रिलिमिनरी जो बयान होते हैं आपके, जो मजिस्ट्रेट के सामने हो गए, वो सबसे बड़ी ताकत रखते हैं, सबसे ज़्यादा सही उसी को माना जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं माना जाता। लेकिन रविंद्र पाटिल के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब मामला निचली अदालत से 5 साल की सज़ा हुई सलमान खान को,
मामला जब हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट ये कहता है, मुंबई हाई कोर्ट है ना, आज भी हाई कोर्ट से बेल मिली है। हाई कोर्ट से बहुत कुछ हो जाता है मुंबई में। अर्नब को भी बेल नहीं दी थी मुंबई हाई कोर्ट ने, समझ रहे हो ना आप। तो जब मामला जब हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट कहता है कि जो उसने जो बयान दिया है और जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसमें वेरी हो गया। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो हमेशा वेरी होता है, दुनिया का कोई भी ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं जिसमें वेरी नहीं होगा, क्योंकि समझदार वकील घुमा घुमा के पूछता है चीज़ों को, बयान दर्ज है, सही है या नहीं। हाई कोर्ट ने उस बयान को मानने से मना कर दिया जो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था। बताइए आप, यानी रविंद्र पाटिल की जान भी चली गई और रविंद्र पाटिल सच का, जो कहते ना कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव भी जयते नहीं हो पाया, सत्य भी मर गया, कब्र में चला गया और रविंद्र पाटिल अपनी जान देगा। आखिर में मरते मरते समय कुछ मीडिया पर्सन्स ने उससे बात करी थी, तो उन मीडिया पर्सन को उसने एक ही चीज़ बोली थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ सच के कारण मैंने खो दी, मैंने सब कुछ खो दिया। बड़ा दुख था रविंद्र पाटिल को आखिर में मरते मरते, बड़ा बहुत कहना चाहिए कि डिप्रेशन में मरा वो आदमी। और एक ही चीज़ बोलता था हर किसी से कि मैंने सच की वजह से मेरी ये हालत हो गई, सच बोलने की वजह से। अगर वो बिक जाता था तो उसके पास बहुत पैसा होता, वो बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन अफसोस रविंद्र पाटिल बिक नहीं पाया। लेकिन अफसोस रविंद्र पाटिल को इस सिस्टम ने मार दिया। मारने वाले अगर कहा जाए तो असल में इसकी हत्या सबसे पहला तो वो पुलिस डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करता था, जिसके अधिकारी बोलते थे कि तुमको बयान बदलना चाहिए, तुम बयान बदलो। दूसरा वो लोग जो उसके रिश्तेदार जो उससे बोलते थे बयान बदलो। तीसरे वो जो उसके घर वाले जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। चौथा वो जज जिसने रविंद्र पाटिल को जेल भेजा। आप किसी विटनेस को जेल नहीं भेज सकते। ये केस अपने आप में बड़ा अजूबा केस है, केस अपने आप में बड़ा इन्वेस्टिगेशन का केस है, बहुत बेहतरीन इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और आज भी यदि दोबारा इन्वेस्टिगेशन, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर से सलमान खान को जो सज़ा निचली अदालत से हुई थी वो दोबारा से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एंडलेस पेन था रविंद्र पाटिल का। तो क्या यही रविंद्र पाटिल रिपीट किए जाने की बात हो रही है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नवाब मलिक, क्या तुम ये सोच रहे हो कि समीर वानखेड़े को तुम रविंद्र पाटिल बना दोगे? तो अफसोस मेरे दोस्त, तुम गलतफहमी में हो, क्योंकि तब ना तो सोशल मीडिया था, तब जनता की आवाज़ होती थी लेकिन सुनाई नहीं जाती थी। सुनाया वही जाता था तो जो आपके भौंकने वाले पत्रकार छाप दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये मीडिया पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, सेंड नवाब मलिक टू जेल। अब ये मीडिया पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है। और मैं आप सबसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा आज, ये जो आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि रोज़ एक नया मैटर आ जाता है, आप लोग जो पिछलों को भूल जाते हो उनको भूला मत करो। रविंद्र पाटिल के ने न्याय लेना भी बहुत आवश्यक है और समीर वानखेड़े के साथ खड़े रहना भी बहुत आवश्यक है, वरना समीर वानखेड़े का भी यही हाल होगा। अभी देखा ना, उन्होंने उन्हीं के गवाह से समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। अब ये धीरे से कहेंगे। अब देखिए इनकी रेपुटेशन कितनी खराब है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप समीर वानखेड़े को अरेस्ट करने से पहले 3 दिन का नोटिस देंगे। सबसे मजे की बात यह है कि समीर वानखेड़े जो है वो ऑफिसर किसका है? सेंटर का गजटेड ऑफिसर है। आप बिना परमिशन के डिपार्टमेंट की उसको अरेस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन समीर वानखेड़े को भी पता है कि जब ये अर्नब को उठा के ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाना पड़ा, क्योंकि पकड़ने के बाद तो कुछ नहीं होने वाला। कितनों को वाई और जेड सिक्योरिटी दोगे आप? नितिन जी, मैं तो आज अपने जीवन की खुशी मना रही हूँ राष्ट्रवाद सनातनी की वजह से। मुजरिम 25 दिन जेल में रहे, इट्स अ बिग विक्ट्री। ज्योति कश्यप जी, 20 दिन रहना भी, 25 दिन रहना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक बात है। तो ये चल रहा है। सवाल उठता, किसी ने सवाल किया क्या सेंटर इंटरवीन करेगा? वो तो खुद ही इस मुगालते में है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो तो खुद ही इनके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। इंटरवीन करने के लिए पहली बात तो इंटरवीन करना नहीं चाहिए, समझदारी नहीं है। दूसरी बात, इंटरवीन करने के लिए आपको ये भी तो पता हो कि वो लोग ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं। अब ऐसे में कोई करे तो करे क्या? रविंद्र पाटिल कुछ करें या कोई और कुछ करे, समीर वानखेड़े कुछ करें या कोई और कुछ करे, क्या कर सकते हैं? क्या ऑप्शन है? ज़रा देखें। एक ऑप्शन उन्होंने जो आज जिसे एक्सरसाइज किया, क्या वो सही है? वानखेड़े's फैमिली मेंबर्स मीट किरीट सोमैया।
दे आर डिस्टर्ब्ड, सेज बीजेपी लीडर। मेरी नज़र में ये बहुत गलत कदम हो गया वानखेड़े फैमिली का, मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि अब तक जनता जो है समीर वानखेड़े के साथ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी इनके साथ होंगे जो बीजेपी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं। नवाब मलिक पॉलिटिशियन है, उसके बदले में आपने सामने रिवर्स में उस पॉलिटिशियन को, उस पार्टी को रखा है जिसने अपने लोगों का कभी साथ नहीं दिया। टू बी वेरी फ्रैंक, कभी साथ नहीं दिया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी से भी पूछेंगे वो इस बात को तस्दीक करेगा। तो वो पार्टी जो अपने ही लोगों का साथ नहीं देती है वो इनका क्या साथ देगी? हाँ, फोटो खिंचाने को, टीआरपी लेने की बात एक अलग है, बाकी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कुछ खास इनके लिए करेगी। तो पहली बात क्योंकि साथ नहीं देगी इसलिए भी गलत है, और दूसरा इस मैटर को पॉलिटिसाइज करना भी इनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है ना। अब करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि समीर वानखेड़े की फैमिली को, जिस तरह से ये रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको सिर्फ एक बार लिस्ट बनानी होती है कितने मीडिया हाउसेस हैं, आप भी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आपके पास पत्नी है लड़ने के लिए, आपके पास बहन है लड़ने के लिए, आपके पास पिता है लड़ने के लिए, और उसके बाद आप खुद भी हो। खुद को पीछे रखिए, इनको आगे कीजिए और इनको लड़ने दीजिए। नवाब मलिक, शाहरुख खान वर्सेस बॉलीवुड वर्सेस एवरीबडी वर्सेस वन सिंगल मैन, दैट इज समीर वानखेड़े। यहां सुनना बहुत आसान लग रहा है लोगों को, सुनना बहुत आसान लग रहा है। जितना अभी तक समीर वानखेड़े के साथ हो गया, इतना यदि आपके साथ हो जाता तो आप फांसी पर टंग गए होते अभी तक। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, जितना अभी तक समीर वानखेड़े के साथ हुआ, जितना अभी तक उसे परेशान कर लिया गया, इतना यदि आपको कर लिया जाता तो आप अभी तक फांसी पर लटक गए होते। आप उस पेन को नहीं झेल सकते, क्योंकि मैंने खुद ने जीवन में इस प्रेशर को झेला है, कईयों बार झेला है। इसलिए मैं जानता हूं कि समीर वानखेड़े और रविंद्र पाटिल किस प्रेशर से गुजरे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छे अच्छे टूट जाते हैं साहब, घर वाले छोड़िए, घरवाली तक ये कहने लगती है बहुत हुआ बस करो, क्या मिलने वाला है इससे। रविंद्र पाटिल की वाइफ तो छोड़ के भी चली गई, डिवोर्स ले लिया उसने। मुझे तुम्हारे जैसे पागल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सच की लड़ाई से क्या मिलेगा तुमको। माँ बाप ये कहते हैं हमें भी मरवाएगा, तू तो मरेगा, घर छोड़ दे हमारा, यहाँ से निकल जा। ये सच्चाई है ज़िंदगी की। जिन्हें आप अपना कहते हो वो भी आपका, कहते हैं ना, बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, तो सच में साया भी साथ छोड़ देता है, यही सच है। अब इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको ये सीख मिलती है, पहली बात, आप ये बहुत अच्छी तरह से ठोक बजा कर देख लेंगे आपके साथ आपका परिवार खड़ा है या नहीं खड़ा, और यदि नहीं खड़ा है तो खुद से पहले अलग हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई, ये धर्म युद्ध है, और उसमें आप अकेले यदि आपको लड़ना तो आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले लड़ रहे हो। यदि आप गलत फहमी में लड़े तो आप मर जाओगे, क्योंकि जब तक आप उस घर में रहोगे जहाँ लोग ये कहने वाले लोग हैं कि छोड़ दे, रहने दे, जाने दे, क्या मिलेगा, आप हारते चले जाओगे। हर मिनट में, हर मिनट में एक एक आपका सेल, आपकी बॉडी का एक एक सेल मरता जाएगा। हर एक मिनट में आप हार के करीब पहुँचते चले जाओगे। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको हारने की बात करते हैं, कितना भी खास दोस्त क्यों ना, यदि वो आपको गलत सलाह देता है तो आप उससे बाहर आ जाइए। सच की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, कभी आसान नहीं होती। सच की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, इसमें जान भी देनी पड़ती है, जैसे रविंद्र पाटिल ने दे दी, जान भी दे दी तो भी सच नहीं बच पाया, जान देने के बाद भी। क्या समीर वानखेड़े का भी यही होगा? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने तो ये लिखा है नवाब मलिक, लेकिन हम आपको इस बात का पूरी गारंटी देते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो सिर्फ तुमने ट्रेलर देखा है, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आप खुद हैरान रहेंगे कि ये सब क्या हो गया। खैर, केंद्र सरकार क्या कर रही है इसमें, आइए देखें। नहीं, प्रपोजल जो है ये पहले से है, मतलब पहले से है हमारे मंत्रालय में। अभी कानून ऐसा है, जो मैंने पहले भी बोला, कि ड्रग लेने वाला गुनहगार होता है और उसको जेल में भेजने की जिम्मेदारी या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीबी की होती है। तो एनसीबी जिनको पकड़ते हैं उनको जेल में भेजते हैं। अगर कानून में बदलाव हो जाएगा तो आदमी जेल में नहीं जाएगा। तो इसीलिए मतलब इस कानून में बदलाव करने का विचार हो रहा है, और वो विचार आर्यन के बाद हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन पहले से हमारा ये विचार है और ये जरूर इस कानून में बदल करने का संबंध विचार करेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ये ड्रग का मामला सामने आया, फिल्म इंडस्ट्री पूरी ड्रग का मामला सामने आया। और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ये ड्रग का मामला सामने आया। और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ये ड्रग का मामला सामने आया। फिल्म इंडस्ट्री पूरी ड्रग से बर्बाद हो चुकी है। ये सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये मतलब ध्यान में आ गया और इसीलिए हमारे मंत्रालय ने विचार भी किया है। बहुत जल्द इसके बारे में कानून बनाने का निर्णय हमारी सरकार, माननीय मोदी सरकार लेगी। और हमारा तो साहब जो फिलहाल जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें बदलाव किया जा रहा है। बदलाव ये किया जा रहा है कि जो ज़मानत बहुत मुश्किल से मिलती वो ज़मानत आसानी से मिल जाए। अच्छी बात है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि पूरा देश पंजाब बन जाएगा। लेकिन इसका एक बात ये भी है, लोगों का कहना है कि इसमें गलत लोगों को फंसाया जाता है। हो भी सकता है कोई फंसाया गया हो गलत, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं फंसाया गया होगा। लेकिन क्या उस एक व्यक्ति की वजह से इन सारे लोगों को ये लिबर्टी मिल जानी चाहिए? फिर तो हर आदमी कहेगा और बाहर आके फिर वही ड्रग्स का धंधा करेगा। बाहर आके सोचिए जब आर्यन खान अंदर हैं तब बाहर उनके पिताजी ने किस कदर पूरी एक बिसात बिछा दी और अपने बच्चे को छुड़ा लिया। और अब आपको क्या लगता है कि अब शाहरुख खान चुप बैठेंगे? शाहरुख खान मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। शाहरुख खान ने अभी भी कुछ नहीं बोला है, आगे भी नहीं बोलेंगे। शाहरुख खान इज़ वेरी स्मार्ट। शाहरुख खान हो सकता है चुप रहकर बहुत कुछ करे, जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। शाहरुख खान को कुछ भी नहीं कर रहा है। शाहरुख खान को सिर्फ पैसा फेंकना है और बाकी सारे काम जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करेगी। सारी पूरी मुंबई नगरी ही ब्लैक होल है, जो गिरा फिर नहीं मिला, ये खुद ड्रगी है गुरुजी। तो ये स्थिति है। तो उनको कुछ करना नहीं ज़्यादा। ये जितने जो विटनेसेस हैं आपके, ये विटनेसेस कितने में बिक जाएंगे? ये विटनेसेस ये कहने के कितने पैसे लेंगे कि हमें जो है ज़बरदस्ती इसको फंसा दिया, वहाँ तो कोई ड्रग्स थी ही नहीं, समीर वानखेड़े ने ज़बरदस्ती फंसा दिया, वो तो शाहरुख खान का दुश्मन है। ये कहने के कितने पैसे लेंगे? कितने प्रेशर में लोग टूट जाएंगे? भाई सीधी सी बात है, कह देंगे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमारे हक में बयान दे दो, तो ही आदमी निपट जाएगा, है ना। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच विल बी कमिंग। आपको आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो खैर यहाँ से शुरुआत होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त की, पिक्चर मेरे अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझ गए आप? सिर्फ ऐसा नहीं, जो इनके हिसाब से नहीं चला उसकी लंका लगी है, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी। परमबीर सिंह जिसने पूरी जिंदगी इन लोगों की सेवा करी है, अब खुद भाग गए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। गैर जमानती वारंट इनका जारी हो गया। पकड़ कर लाओ कहाँ है, पता नहीं है कहाँ है। परमबीर सिंह वो हैं जो किसी ज़माने में बड़े मीडिया हाईलाइट में रहते थे, उनको कैमरे बहुत पसंद हैं, लेकिन परमबीर सिंह अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। परमबीर सिंह गायब हो चुके हैं। परमबीर सिंह का कोई अता ना पता। ये है वो कोर्ट का ऑर्डर जिसमें इनका स्टैंडिंग नॉन बेलेबल वारंट, ये स्टैंडिंग वारंट है, ठीक है ना। जब मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले उठा के ले आओ। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थाने महाराष्ट्र। तो साहब, और धाराएं कौन कौन सी? बाप रे बाप, 384, 386, 387, 389, 392, 324, 323, 506, 506(2), 166, 109, 120B ऑफ आईपीसी। सबसे खतरनाक तो 120B है इसमें। खैर, तो परमबीर सिंह जैसों को भी नहीं छोड़ा गया, तो एक आम आदमी कहाँ लगता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त का क्या मतलब है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त का मतलब ये है कि अब हम बताएंगे समीर वानखेड़े तुम कौन हो। अब हम देखेंगे तुम्हारे घर वाले कैसे सुसाइड करते हैं। इतना प्रेशर बना देंगे कि तुम्हारे घर वाले सुसाइड करेंगे, तुम्हारी घरवाली सुसाइड करेगी। इतना प्रेशर बना देंगे कि तुम्हारा बाप भी सुसाइड कर लेगा। इतना प्रेशर बना देंगे कि तुम खुद सुसाइड कर लोगे और फिर हम कह देंगे ये तो सुसाइड है, डिप्रेशन का शिकार था वो। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा दे दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठता है, पाटिल, उसको टीबी हुआ, ऐसा टीबी जो ठीक नहीं हो सकता, हुआ या करवाया?
सवाल ये है, वो टीबी उसको हुआ या टीबी उसको करवाया गया, या वो इन्फेक्शन उसको दिया गया? कहाँ दिया गया? जेल के अंदर दिया गया क्या? सवाल बहुत सारे हैं। ये तमाम सारे जो केसेस हैं, ऐसे हज़ारों केसेस हैं, एक आध नहीं है। किस किस को खोलोगे? पुराने खोलोगे या नए देखोगे? कहाँ तक लड़ोगे? इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इनसे कैसे लड़ पाओगे? गुरुजी आपने चार दीवारी की बातें सामने बोल दी, बिल्कुल मेरा यही काम है भैया। तो भाई अब आपको समझ में आया, ये छोटा सा एक जो अदना सा आदमी दिखता है जिसका नाम समीर वानखेड़े है, मेंटली कितना स्ट्रांग होगा जो इनसे लड़ने बैठा है, और जो रोज़ बैठकर एक आदमी उसको धमकी दे रहा है, टेलीविज़न के ऊपर बैठकर धमकी दे रहा है कि तुम्हें देख लेंगे, जेल भेज देंगे, ये भेज देंगे। कमाल है। प्रणाम सर, मैंने एक वकील साहब से सुना था कि इस कानून का सबसे बड़ा समस्या यह है कि इसमें एक बेचने वाला और सरगना दोनों को एक ही तरह मानता है, बाद में प्रमाण करना असंभव हो जाता है। बेचने वाला सरगना दोनों को एक ही माना जाता है। सर तो अलग अलग कैसे माने? बेचने वाले को ही पता हो ड्रग्स बेच रहा है, बल्कि वो तो ज़्यादा दोषी होना चाहिए। सरगना तो डीलर्स को ही डील कर रहा है, असल कल्प्रिट तो डीलर ही है। दोनों को बराबर सजा, ठीक है, सबको बराबर ही होनी चाहिए। इसमें जो बेनिफिट मिला हुआ है कि कंजम्पशन वाला, वो भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। वाई सेंटर नॉट एक्सटेंडिंग फुल सपोर्ट? अरे सर यही काम बचा है सेंटर के पास में, यही काम है। खैर बहुत सारे और काम होते हैं, ऐसे छोटे छोटे केसेस में कोई हाथ नहीं डालता, ये छोटा केस है उन लोगों के लिए। इसका मतलब इनसे फाइट नहीं करनी है या तो एनसीबी बंद कर दो। ठीक बात है। डिमोरलाइज हो गया अर्जुन प्रसाद जी, डिमोरलाइज होने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक बात है कि आपको पता होना चाहिए जो सामने वाला लड़ रहा है आपके लिए वो कितनी ताकत से लड़ रहा है, उसके साथ कितना कुछ सह रहा है। वो बड़ा आसान लगता है, सब कुछ बहुत ईजी लगता है। कई सारे लोग हैं जो आते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पर, बुलाओ उनको, लेकर आओ हाथ पकड़ के, हाँ उन्होंने 4 बातें लिखी और जैसी उनको 4 गाली पड़ी छोड़ के भग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। सो ये है, ठीक है ना। तो बहुत प्रेशर होता है कुछ भी काम आसान नहीं होता, कोई भी लाइफ आसान नहीं होती। और जब हैशटैग चलाते हैं तब लोगों की जब धमकी भरे फ़ोन आ जाते हैं तो बाकी चीज़ों की बात छोड़ दीजिए। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज़। जो स्ट्रांग होता है वो उसमें आगे निकल जाता है। तो हमको स्ट्रांग बनना है, डरना रहिए। ठीक है, आइए जरा यहाँ से चल के क्रिकेट की बात कर लें। प्रेशर देखिए किस चिड़िया का नाम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं प्रेशर है, हर लाइफ में प्रेशर है। T20 वर्ल्ड कप 2021 साउथ एशिया क्विंटन डीकॉक एग्रीज टू टेक द नी। इतना प्रेशर, कल इन्होंने मना किया था, भैया मैं नी नहीं लेने वाला हूँ, मैं नहीं झुकूंगा घुटनों पर। अब ये तैयार हो गए, इतना प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट कर दिया गया कोच से, इससे उससे, हो तूने कर दिया, हो तूने कर दिया, अरे तुझे पता नहीं, अरे तुझे पता नहीं। आप एक बात समझिए, मेरा एक बड़ा पैटर्न है मेरा। जब भी मैं कहीं जाता हूँ कोई बोलता है अरे ये बड़ा आदमी है, जैसे ही कोई आदमी बोलता है वो आ रहे, सबसे पहले उस आदमी को बाहर करना, तू हट बे, साइड में हट, हवा नहीं दे, हट यहाँ से हट। तो मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं होता। आप जानते हैं आपके ऊपर प्रेशर क्यों होता है? आप किसी मंत्री, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के पास मिलने जाते हो, पहले आपको डरा दिया जाता है, हो इतना प्रेशर वो पहले ही क्रिएट कर देता है कि जब आप जाओ तो आप पहले ही कपने लगते हो। ये जितने आसपास के लोग होते हैं, तो ये जो प्रेशर क्रिएट करने वाले होते हैं आपके आसपास के लोग होते हैं, सबसे पहले इनकी मकड़ी झड़ा दो, इनको साइड में कर दो, तो यू विल नेवर फील द प्रेशर। कोई फांसी नहीं चढ़ा सकता आपको। इस बंदे के साथ भी ये हुआ, इतना प्रेशर क्रिएट किया, कहता भैया मैं घुटने पे झुकने को तैयार हूँ, घुटने पे आने को तैयार हूँ। ठीक है ना। तो ये है, तो ये प्रेशर का खेल है, ऐसा होता है। अब इसी T20 को लेके बड़ा बवाल है, भारत में पटाखे बजे नहीं बजे, फलान हुआ ढिकान हुआ। फैक्ट चेकर जो हैं उनने कह दिया कोई पटाखे नहीं बजे, जूसुअर भैया ने। आइए देखें,
लेकिन एक मिनट पहले ज़रा वो बात अधूरी रह गई। तो वो नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम हैशटैग इसी पर चलाने वाले थे, फिर हमने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? वो इसलिए नहीं चलाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इससे फ़ायदा होना है। फ़ायदा कैसे होना है? एडेनिल दुबे जी, अच्छा जी, धन्यवाद। तो वो फ़ायदा क्या होने वाला है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका सेल्फ गोल कर रहा है। पूरी दुनिया में जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, फोर्ड फाउंडेशन, ये सारे कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये भारत के अंदर नैरेटिव चलाते थे, वो दलित लाई फलाना ढिकाना ये वो खूब करते थे। ब्लैक लाइव्स मैटर मतलब अमेरिका के अंदर कालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब अमेरिका में रंग भेद है, अमेरिका में रेसिज्म है। और ये पूरी दुनिया के सामने आज ये मैसेज जा रहा है क्रिकेट के जरिए, पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। तो ये तो अच्छा हो रहा है। भारत ने जैसे ही नी डाउन किया भैया, बहुत सारे जो लिबरल्स हैं उनको आग लग गई, भड़बड़ा गए। आज अचानक से वाली बात उठी तो मैंने टीम से बोला यार इसमें देखा जाए तो अपना ही फ़ायदा हो रहा है, अपन क्यों इसकी बुराई करें। तो बेसिकली इसमें तो अमेरिका की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, थू थू होनी है अमेरिका की हो रही है पूरी दुनिया में। नवाब मलिक ने कहा था अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर लेगा, प्रयास तो उन्होंने यही किए थे कि कर ले, हो सकता है मारने का भी प्लान हो, पर कोई बात नहीं। नवाब मलिक जी वो दिन दूर नहीं, ये सब चीज़ें लौट कर आपके पास आएंगी। आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे मैटर से तो हम ही को फ़ायदा होना है। नेहा कुमारी जी धन्यवाद। तो अमेरिका बदनाम हो रहा, होने दो ना। तो भारत में जो लोग खुश हो रहे थे, हा पाकिस्तान की जीत पर देखें जरा। तो साहब बड़े जमकर पटाखे बजे, बड़ी जमकर आतिशबाजी हुई। जूसुअर भैया का ये कहना था कि अम्मी ने चांद तो 6 बजे ही देख लिया था, लेकिन पटाखे रात के 12 बजे बजे। तो हमने जूसुअर भैया से बोला भैया आवाज़ तो बराबर आ रही थी, पटाखे नहीं थे, समझो बात को। तो कैसे कैसे लोग हैं, मतलब इसका भी फैक्ट चेक कर दिया। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या ये लोग भारत के जीतने पर खुश हो रहे थे, पाकिस्तान के जीतने पर खुश हो रहे थे? आपका जवाब होगा हाँ। नहीं, पाकिस्तान तो कल भी जीता है, पाकिस्तान तो और भी मैचेस जीता है, लेकिन कभी पटाखे नहीं बजते। ये भारत की हार की वजह से खुश थे, भारत हार गया इसलिए खुश थे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो ये अगर पाकिस्तान की जीत से खुश थे तो कल भी बज जाते, परसों ही बज जाते। जितनी बार पाकिस्तान जीतता उतनी बार बज जाने चाहिए थे, लेकिन पटाखे तो नहीं बजे। पटाखे तो सिर्फ तब बजे जब भारत हारा। और ये आज से नहीं, कश्मीर में हमेशा से होता रहा, भारत में कई हिस्सों में, दिल्ली में, कोटला, मुबारकपुर में मैंने खुद न बजते देखे हैं, है ना? तो ये चीज़ें तो है, पहले सहन होता था, अब सहन नहीं होता, अब लोग कूट देते हैं, पीट देते हैं। खैर, भारत हार गया, इसमें एक अनोखा एंगल एकदम से निकल कर आया है। उस अनोखा एंगल को देख लें, आप बेहोश ना हो जाए तो ज़रा संभल कर रहिएगा। ये जो मैच, आपने मैच देखा था क्या? ना देखा नहीं, कुछ सुना था? क्या सुना था? और गांव के लोगों ने बताया कि मैच सरकारों ने हराया है। ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मैच को हराया कि जिससे देश में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी पैदा हो। कुछ आदिवासी यहाँ पे छोटे पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर ये होगा, देखो मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और हिंदू वोट बटोरने का एक तरीका है। उनकी तरफ से मैच हारे, उनकी तरफ से देश के खिलाड़ियों की बेइज्जती हो। ये गांव के लोग ये बताते हैं कि ये पूर्ण रूप से मैच को भारत सरकार ने हरवाया गया है। ये किस गांव के लोग हैं? कहाँ? सारे गांव के लोग, आप पूछ लो किसी भी गांव से।
ये मुजफ्फरनगर और शामली के आसपास वाले, आप कहीं पे भी गांव से पूछो, किसी भी गांव के लोगों से, ये बताएंगे आपको। तो आप ये कह रहे हैं कि इस मैच में सरकार का दखल था? कि मैच हारना है और इससे वोट हारने से ज्यादा मिलेगी तो मैच हरवा दिया, ऐसी हार तो नहीं। लो साहब, समीर वानखेड़े जी, मेरा आपसे निवेदन है, ये वहाँ सब छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके आप दिल्ली आ जाइए। ड्रग्स तो यहाँ पर भी है, पर हमें यहाँ दिक्कत इस बात से, ये घटिया क्वालिटी की ड्रग्स कौन दे रहा है? देनी तो ढंग की दो, ये तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। कम से कम ढंग की सप्लाई, जो आपके सप्लायर है उनको यहाँ भेज दीजिए। ऐसी घटिया क्वालिटी की ड्रग्स। और नो सरकार ने हरा दिया, नो सरकार हो रही ना, गांव वाले बता रहे कौन से। अबे गांव में आ तो जा, पिछाड़ा जितना है ना उससे दुगना करके भेजेंगे लोग। गांव में मालूम है तेरे, तू गांव में घुस नहीं सकता, तेरी ये स्थिति है। अपने कुत्तों के साथ में जाता जाता है। और वो कौन से? पगड़ी वाले। तेरे अंदर औकात नहीं है, खालिस्तानी वो छोड़ के तू बाहर निकल। तू कभी तो निकलेगा, तब क्या होगा? मवाद ओनली, तेजाबी रूपी मवाद। तो भाई कमाल के आदमी है। अर्नब भाई, सिक्योरिटी के बाद भी पुलिस घर में कैसे गई? हर्षद वाजपेयी जी, समस्या मालूम क्या है? समस्या किसी के साथ नहीं है, समस्या आपके साथ है। आप मतलब आप सारे लोगों के साथ है। आपको जानकारी नहीं होती यार, आप लोग जीरो पे बैठे हो, नील बटे सन्नाटा पे। किसने बोला भाई सिक्योरिटी थी? किसने कह दिया अर्नब के पास भाई सिक्योरिटी थी? कोई सिक्योरिटी नहीं थी अर्नब के पास, गलतफहमी में हो आप, ठीक है ना? तो सब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, बताइए, कमाल है। सरकार ने हरा दिया। खैर, पटाखे फोड़ लिए, तसल्ली कर ली, अपना नाम खुद से रोशन करने वाले लोग हैं। और फिर क्या होता है? फिर आएंगे कंकन की गुगा। अब कंकन की गुगा करो जरा, देखो क्या गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। गुस्ताख क्या? गुस्ताख कुछ भी बोल दोगे तो गुस्ताख हो गया। अरे गुस्ताख, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताख। देख ले जरा, आ भाई, ले भाई, सुन लो। मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, हजरत तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, मुल्लागिरी नहीं चलेगा, पंचरन में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। तो साहब, वो दिल्ली में कोई कह रहा था, हमारे इसको ये मत समझो मुसलमानों को, मुसलमान ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। गेंडे, त्रिपुरा वाले बुला रहे हैं तेरे को, कंकम की गुगा, जा
कर ले कंकं की गुगा, कितनों के करेगा? सुन लिया? चला जा, कर ले कंकं की गुगा, कितनों के करेगा? ये तो अभी शुरुआत हुई है। जितना तुमने नंगा नाच किया उसका जवाब जनता देती है, कभी ना कभी तो देती है। जब ताजिए निकलेंगे तब इनको तोड़ फोड़ करनी है, तब इन्होंने मारा पीटी करनी है। हर बार का इनका ये हिसाब किताब है, रास्तों को तोड़ते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत एक आध छुटपुट हो गई, एक आध दुकान तोड़ दी, दुकान छोड़ी, दुकान छोड़ी। अच्छा, इनके नाजायज बाप भी निकल आए, बड़ी पार्टी का पगला बच्चा, अबे बड़े वाले सुअर हो यार। दिल्ली में नहीं आया निकल के, वहीं बैठा हुआ था, तब तेरा डायपर गीला हो गया था। तब तेरा डायपर गीला हो गया होगा, तब तू निकला नहीं बाहर, निकल के 5 किलोमीटर चल के नहीं आ पाया, सामने लोग कट रहे थे तब नहीं आया तू निकल के। तब तूने लोगों से नहीं बोला कि नहीं भाई मत मारो। ग्रेट वन की इनकी ज़ुबान में ही जवाब देना है। हाँ यूट्यूब ऐसी बिल्कुल। बजाज जी कहते हैं 1940 से 2000 तक इतनी अफीम चरस रग में घुसा दी गई है, मोदी जी आने के बाद अब निकलेंगे, देखेंगे लगी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। जी बजाज जी, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। शायद इनको बंगाल समझ लिया था। हाँ बंगाल समझ लिया था इन्होंने, गलती हो गई। खैर तो साहब समझा दिया कुछ लोग, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। आइए देखिए, जब कोई पैगंबर साहब शान में गुस्ताखी करेगा तो सर ऐसे ही कलम होते रहेंगे। अरे शफीक मंसूरी, तेरे को त्रिप वाले बुला लें, चला जा जल्दी चला जा। हुआ क्या, नीचे आए, उपरोक्त प्रकरण में संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु साइबर सेल बदायूं को अवगत कराया गया। ले भैया, तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो क्या हो गया, श्रीमान मेरे द्वारा एक गलत ट्वीट हो गया, मैं लिखना कुछ और चाह रहा था मगर टाइप में गलती हो जाने के कारण कुछ आपत्तिजनक लिख गया, जिसे मैंने डिलीट भी कर दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे क्या हो गया ईमान वालों, तुम तो कभी डरते ही नहीं किसी से, हैं? अल्लाह ताला के अलावा किसी से डर ही नहीं सकते अपन तो। वो तो कह रहे थे, वो मुसलमान किसी से नहीं डरता, बस अल्लाह ताला से डरता। अरे क्या हुआ भाई, कलम कर रहे थे, क्या हो गया, कलम रुक गई? अरे रे रे रे, बहुत ही गलत हैगा भैया, ये वाला बड़ा गलत हैगा। ओफो, क्या बता रहा हूँ, आप लोग तो जीने भी नहीं दे रहे हो, बहुत गलत हो रहा है। खैर एक से हो गया, दिखाएं, एक से बढ़कर एक है हमारे यहाँ मौजूद। आओ देखो, इनसे मिलो। हिंदुस्तान की माँ की बोल रहा है, कर वायरल मारा चोर, कर वायरल वीडियो। ले भैया, इसे बोलते दमदारी, ये हुई दमदारी। अब जरा इनको सुनो आगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नसीम, पिता का नाम रमजान, सादुगंज मोहल्ला, मछली शहर थाना, जिला जौनपुर। हिंदुस्तान के लिए अनजाने में कल हमसे अपशब्द का उपयोग हो गया, जिसके लिए पूरे देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक हम खाते हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है, हमें माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भैया एक मिनट, क्या बोला? जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओ हो, अभी तो हिंदुस्तान की माँ बहन हो रही थी थोड़ी देर पहले, बड़े वाले एकदम ईमानदार वाले थे, वो तो पता नहीं क्या हो गया, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई। आप लोग भी ना किसी को चैन से जीने नहीं देते हो, बोलने नहीं देते हो। कितनी दम से आए थे सीना चौड़ा करके। एक वो कंकं की गुगा आए थे, वो भी चले गए। लोग दो मंदिर करते हैं, ये अपनी मुंडी घुसा लेते हैं, कमाल है। मियाँ भाई, अपन मियाँ भाई, ओए क्या हुआ भाई, मियाँ भाई, कमाल हो गया भाई। ऐसा मत करो यार, कितनी मेहनत से हम सोचते हैं मियाँ भाई, अब मिलाते हैं असल मियाँ भाई से। अब तक आप लोग गलत जगह मिल रहे हो, इनसे मिलो। हा, अल्लाह तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे इस उत्तर प्रदेश, अल्लाह तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे
इस उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस, इस उत्तर प्रदेश का कोई आईपीएस, पीसीएस, कोई ऐसा सीओ, कोई ऐसा कोतवाल इस उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा नहीं हुआ अगर कमाल अख्तर उसको फोन कर दे आज की डेट में भी, जो आपका काम नहीं कर अल्लाह। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आईएएस, कोई ऐसा आईपीएस नहीं है जो कमाल अख्तर का काम ना करे। कमाल। फिर उसके बाद आईएएस से काम के लिए करते मैया मर गया, मैया दैया 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 उचक उचक। अरे रे, काम की बता दे, काम काम बोल रहे थे वो। ठीक है, औकात। शक्ति प्रसाद जी धन्यवाद। विवेक जी कहते हैं सर कोर्ट रामनवमी की छुट्टी लेगा और छुट्टी खत्म होने के बाद सुनवाई करेगा, राम थे या नहीं थे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो साहब एक से बढ़कर एक है। खैर, अब ऐसी भयंकर भयंकर वीडियो आएंगी तो लोगों की तो ज़बान बदल ही जाएगी। बदल गई एक साथ की। कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन इनकी सुनेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इनकी सुनना पहले जरूरी है। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करते हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिंजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में। ये भगवान, सुअर खिलाया जा रहा है, ये तो हमको भी नहीं पता था। ये तो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। नाराज है ओवैसी साहब। सुनो आगे सुनो। वैसे बोला तो सही है, ओवैसी साहब ने पहली बार लंका लगाई है चीन की। आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले का नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी होगी। अरे अहमद, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना, दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है, मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। तो साहब ओवैसी साहब ने आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, गजब का समा बांध दिया। सज्जन पूछ रहे एडिटेड वीडियो, नहीं ओरिजिनल वीडियो, एडिटेड नहीं है। विशाल जी की तरह ओवैसी को बीजेपी काम कर रहे हैं। अरे आज तो कमाल कर दिया भाई, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आज तो ओवैसी ने। दिस इज़ नॉट अ एडिटेड वीडियो। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे थे, राइट। तो चलिए साहब, उत्तर प्रदेश में चल रहा था सारा कुछ। और क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आइए देखें जरा। अब ये कहाँ घूम रहे हैं, इनका यही काम है भाई, ये घूमते रहते हैं। ओहो, कुछ स्टॉल वॉल लगवा लिए। अच्छा जी ये एक्चुअली हर बार होना चाहिए। पूरे भारत में मेला अगर लगे तो दिवाली पर लगना चाहिए, दिवाली मेला। लेकिन ये पहली बार लखनऊ में लगाया गया दिवाली मेला।
और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ खुद इसमें। देखिए इसमें सबका फायदा होना। सबसे ज़्यादा हम खर्चा कब करते हैं? दिवाली के समय। सबसे ज़्यादा खर्चा हम करते हैं दिवाली के समय, सबसे ज़्यादा खरीदारी हम करते हैं दिवाली पर। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दिवाली मेला है भैया। भव्य दिवाली मेले की। और शुरुआत भी कैसे हुई जरा ये देखिए। फीता वीता काटने वाला काम नहीं है भाई, देश बदल गया। अब तो इस तरह से शुरुआत होती है, थाली वाली से। ये देखिए क्या रंगारंग है भाई, दीपोत्सव। तो ये फर्क है भाई। होना तो दिवाली पर ही चाहिए, खर्चा तो हम लोग दिवाली पर ही करते हैं। तो ये तो योगी जी कर रहे हैं, पर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है? योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, देख लेते हैं। लोगों का खुद का क्या कहना, उन्हीं के मुंह से सुने। कि बेरोजगार हो गए हैं। अभी 2014 से पहले ये भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे और हमारे पापा गोंडा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे और सब सरकारी नौकरी चल रही थी भाई। लेकिन जैसे 2014 आया सारी नौकरी खत्म हो गई, ठीक। अब बेरोजगार हो गए हैं। अब पहले सबकी सरकारी नौकरी थी। वो जो ये कैमरा लेके खड़े हैं ये लेखपाल थे यार, लेकिन सारी नौकरी खत्म हो गई, ठीक। बाकी रोड तो देख ही रहे हो। वो फोन देखो, फोन चला रहे 4G, 200 रुपए में 2G चलाते थे, 1 GB। अब 250 में चलाते हैं, 38 GB महीने में मिलता है, अनलिमिटेड बतियाते हैं। खैर रहने तो, महंगाई इनके लिए बहुत बढ़ गई है भाई, बहुत बढ़ गई है। अपना जब ये ऑनलाइन जाएंगे जूता खरीदने, उस पे नहीं देखेंगे। जितना सुविधा हो गया, सब कुछ मिल गया भाई। 12 घंटे से ज्यादा लाइट मिलता ही नहीं था। खाली पेट्रोल पर देख लो, जब से देश आजाद हुआ था, जब 1947 में पेट्रोल 70 रुपए का नहीं मिलता था, लेकिन 2014 में पेट्रोल 70 रुपए का मिलता था। उसमें भी पैसा बढ़ा ना 1947 से 2014 में, तो 2014 से 2021 में भी बढ़ेगा ही, पहले से बढ़ता आया है। कि मतलब पेट्रोल 70 का 70 ही रहे। भाई इसको कहते हैं बक्कल ताड़ दिए। इस लड़के ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुद्दे की बात, कट टू कट, ना इधर की बात ना उधर की बात। खैर आइए और देखें और क्या कहना है जनता का। हमारे यहाँ न कोई जाति न कोई पात था। हम चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सब ज्वाइंट होके चलते थे। ये तो वोट बैंक करने के लिए अखिलेश, सपा, बसपा, ये तमाम पार्टियां जो है, कांग्रेस, ये सब राजनीति करना शुरू किए। ये हम यादव हैं, ये हरिजन हैं, ये मायावती हैं, लौड़ा मत हिंदू एक है। हमारे यहाँ न कोई जाति है, ये हम यादव हैं, ये हरिजन हैं, ये मायावती हैं, लौड़ा मत हिंदुजन हैं, ये मायावती हैं, लौड़ा मत मायावती हैं, लौड़ा मत हिंदू एक है। अरे भैया कैसे खतरनाक वीडियो, कैसे खतरनाक बोलने वाले लोग। तो ये जनता की आवाज़ है। फिर बाद में मत कहना ईवीएम हैक हो गई, हम पहले से ही दिखा रहे हैं। बाद में मत कहना ईवीएम हैक हो गई। योगी जी का क्या मूड क्या है, योग देख लेते हैं। योगी जी का मूड देख लेते हैं। आप पर एक आरोप लगता है, और बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि मैं ईवीएम नहीं बनाता। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये कहा जाता है कि चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आपका दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस्तेमाल करती है। देखिए, पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पार्टी के सहयोग के लिए अन्य जगह पे भी जाऊं। देखिए, मेरी आस्था मेरे साथ में है। मैं जबरन पाखंड क्यों करूं? जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो दूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों, और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरवाने का काम भी करते हैं। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है।
मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है, तो मैं मंदिर ही जाऊंगा, अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। और मेरा भी ये मानना है कि आपकी जो आस्था है, हर व्यक्ति अपनी आस्था का पालन करे और दूसरों की आस्था का सम्मान करे। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई नहीं कह सकता यूपी के अंदर कि किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य हुआ। हर एक व्यक्ति को कानून के दायरे में रह करके अपनी आस्था को आगे बढ़ाने, अपने पर्व और त्योहार मनाने की पूरी छूट है। लेकिन हां, कानून के साथ खिलवाड़ करने, कानून को बंधक बना करके अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं। अगर कोई करेगा तो फिर वह पट्टा लिख ले 7 पीढ़ियों का उसका, तो फिर वह पट्टा लिख ले 7 पीढ़ियों का। अगर कोई करेगा तो फिर वह पट्टा लिख ले 7 पीढ़ियों का, उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को करनी पड़ेगी। वो रहेगा तो उसको, नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। एकदम क्लियर। टीका लगाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, किसी के मजहब का मजाक उड़ाएंगे नहीं, अपने का उड़ने नहीं देंगे। कोई अराजकता फैलाएगा तो अपने परिवार का पट्टा लिख ले, अगर जिंदा है तो उससे वसूल लिया जाएगा खाल उधेड़ कर, और अगर मर गया तो उसके बच्चों को देना पड़ेगा। बहुत सही, कोई दो राय नहीं इसमें। सर आज तो के बाद एक बार मार रहे हो, देखना है कहीं किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। दीपक उपाध्याय जी क्या कर सकते हैं सर, ये लोग के बयान ही ऐसे आ रहे हैं। नितिन थैंक यू और रेगुलर वीडियो के लिए धन्यवाद दिवाकर दास जी। चलिए तो जो कह रहे हैं कर भी पाएंगे योगी जी? वासिम तो कहते कुछ नहीं होने वाला है। देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। योगी जी जो कहते हैं वो कर भी पाते हैं कि नहीं? भाई भाई कहते अपने को मियाँ भाई बदरुद्दीन नाम है भाई, अब उनका भाई नाम चलता भाई, मेरे नाम से ना कपती दुनिया। क्या हाथ ऊपर जोड़ के आ रही, तो ये क्या हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? बसरुद्दीन। पिताजी का नाम? हाँ? छोटा। क्या है मामला? अरे रे 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 रे, बड़ा अन्याय हो गया। तो बदरुद्दीन मियाँ भाई बोलते अपने को। वो छींकड़ी याद है जिसने पुलिस के ऊपर हमला किया था? छींक दो तोड़ जाए, पता नहीं चले किधर गया। अबे कहाँ गया? क्या हुआ भैया? बॉय बॉय अपन बॉय ठीक नहीं है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपसे एक चूक हो गई तब क्या होगा? एक चूक हो गई तब क्या होगा? सोचा है कभी? आओ मैं दिखाऊं। एक चूक हो गई तब ये होगा। बंगाल में खेला हुआ था, यूपी में खदेड़ा होबे। अखिलेश याद रखना, घरों से भगाया जाएगा, संपत्तियों पे कब्जे होंगे, यूपी में खदेड़ा होबे कह रहे हैं। ध्यान रखना, खेला होबे में तो आपकी लंका लग ली, आप रो लिए भैया बहुत पिट रहे बंगाल में लोग, बचा लो भैया। फिर यूपी वाले भी ऐसे ही चिल्लाओगे भैया। नहीं नहीं, वहां क्यों चिल्लाओगे? फिर तो आप आ ही जाओगे ना दिल्ली, भाग कर तो दिल्ली आओगे, जाओगे कहाँ? गड़बड़ सब छोड़ के आना पड़ेगा। और छोड़ते में एक चीज़ और है, कश्मीर में तो अनाउंसमेंट हो गया था कि जा रहे हो तो सुनो, ऐसे मत जाना, औरतों को छोड़ के जाना, बीवी बच्चे और बच्चियों को भी। तो तैयार है ना उसके लिए, अगर जरा सी चूक हो जाए। ज़्यादा शाणे बहुत होते ना, वो नौन शाणे यानी अपने को ऐसा नहीं, ऐसे वो गलत है वो गलत है, अपने लॉजिक घुस जाएगा पूरा। ध्यान रखना, गलत फहमी मत रहना। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ, फिर मत कहना लॉजिक।
पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। तुम्हारे जैसे लॉजिक वाले बहुत पढ़े हैं, कैराना में पढ़े हैं, ठीक है ना। लॉजिक, कटिंग चाय हो गई, ठीक है ना। लॉजिक, अपनी बीवियाँ बेच बेच के आए लॉजिक, तब जाके जान बच पाई। ऐसे लॉजिक वाले शुरू से ही भाग रहे हैं, वो पाकिस्तान से ही भाग रहे हैं। पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर कश्मीर, फिर कैराना, फिर दिल्ली, फिर पता नहीं कितने, अब तो कितनी जगह हो गई लॉजिक। चलो, और इसने बड़ा तंग कर रखा है मोदी और योगी ने। करें तो करें क्या इसका? क्या करें बता रहे हैं वाले भाई साहब। इतने दुच्छा, ओरे बेबी, ओले बेबी, भाई बड़े बड़े गुस्सा है साहब। सुनिए पहले इसकी बात। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੇਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਘੇਰਦੇ ਪਏ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕੁਛ नहीं होना। मोदी गलत है तो मोदी को मार दो, क्या होना है? कुछ नहीं होना। सबसे मज़े की बात ये देखिए, इसकी ये औकात है कि इसको खालिस्तानी इसको सिख नहीं मानते ही नहीं है। बोले हट ये तो हिंदू है, 2 कौड़ी का है। इसी को बसों से उतार उतार के नाम पूछ के गोली मारी थी 80 के दशक में। इसी के बाप को मारा था, पर इसका बाप बच गया होगा क्योंकि इसने अपनी माँ दे दी होगी, ऐसे ही बचाया होगा, और कैसे बचाएगा। लॉजिक वाले खान, हाँ सब जगह हैं जी, ठीक है ना। और सुनिए आगे इसकी कहानी। ਰਾਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਗੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਗੇ 600 ਮਾਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ 6000 ਮਾਰ ਜੂ, 60000 ਹੋਰ ਮਾਰ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਚਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਜੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, जिमीदार दूसरे पास होना पड़ेगा, पिंडरा बनना पड़ेगा। एक बंदे के मरने से कितने बच जाएंगे? तो मार दो मोदी को, भिंडरा वाले बनना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर है ये। गलत है जो होंदा पे, गलत है इस देश च जो होंदा पे गलत है। सही है इस देश च गुनाह, जन्म लेना ही गुनाह है। ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਪੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਗੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਗੜਾ ਸਟੈਪ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੇਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ। तो साहब बेटी की शादी में जा रहे हैं दारू पी के। ये बाप है, इसके अपने बेटी से ही संबंध होंगे। पता नहीं इसकी बेटी से शादी कौन कर रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। बेचारा, बड़ा अफसोस। नितिन जी, उत्तर प्रदेश वाले नहीं, उत्तर प्रदेश छुड़वा देंगे, चुनाव पर 1 महीने अपनी नौकरी छुट्टी ले लें, कर प्रचार में लगेंगे, उत्तर प्रदेश जरूर जीतेगा। ज्योति कश्यप जी, नहीं जीतेगा तो उनका पता उनको क्या हाल होने वाला, क्योंकि या तो खुलकर धमकी दी जा रही, जब मोदी को नहीं छोड़ा जा रहा तो आपकी हैसियत, आपकी औकात कहाँ है? तो मोदी को मार देंगे तो बात, मैटर ख़त्म हो जाएगा, सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। मोदी को मार देंगे तो इस आदमी की फ़ोटो, इस आदमी का वीडियो कल मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, हर एक जगह भेजा जाए, इसको ढूंढा जाए कौन है ये, इसका घर का पता चाहिए, क्योंकि हम इसके चाय पीने जाएंगे। ये कितना भी बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो, ये मेरा आपसे वादा है ना, ठीक है ना। चलिए, तो मोदी को अगर मार देंगे तब क्या हो जाएगा, मोदी को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। आइला पीके उर्फ प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा बीजेपी कई दशकों तक सत्ता से नहीं जाएगी, कंफ्यूजन में राहुल गांधी। ओ हो, राहुल गांधी से भी 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी। तो कहा कई दशकों तक बीजेपी सत्ता से नहीं जाने वाली है, ये तो बड़ी आफत है। जमकर बैठ गए।
तो मोदी की वजह से है क्या? आइए देख लें। इवन इफ पीपल थ्रो मोदी आउट, यदि लोग मोदी को बाहर भी फेंक दें, बीजेपी विल रिमेन एट सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स, प्रेडिक्ट्स प्रशांत किशोर। अब आपको समझ में आ गया कितना मजबूत काम है ये? मजबूत काम किसका है? ये मजबूत काम बीजेपी के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, ये मजबूत काम उसका है। ऐसी नींव डालते चले जा रहे हैं कि दशकों तक ये इन्हें कोई हिला नहीं पाए, हटा नहीं पाए। तो यदि मोदी को हटा भी दिया जाए तब भी बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा। और ये काम एक दिन में नहीं होता, ये काम लगातार मेहनत से, बहुत सतत प्रयास से होता है। कंटिन्यूस जब आप प्रयास करते हो तब ये हो पाता है। ऐसा हो गया देश के अंदर, ऐसा कर दिया। अब तो प्रशांत किशोर भी इस बात को मानने लगे कि बीजेपी को दशकों तक नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने प्रयास करके देख लिया, उन्होंने सारा देख लिया। स्टेट में आप ज़रूर इलेक्शन में स्टेट के कुछ कर सकते हो, सेंटर में दिमाग से निकाल दीजिए, संभव नहीं है, असंभव है। दशकों तक अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से योगी को हटाना भी लगभग असंभव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से सोएं, इसका मतलब ये कि आप छुट्टी लें, जैसा कि ज्योति कश्यप जी ने कहा था, छुट्टी लें और छुट्टी लेकर प्रचार करें। 1 महीने की यदि आपने छुट्टी नहीं ली तो ये आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाएगा। इसको याद रखिएगा, फिर मत कहिएगा बताया नहीं था। आइए, तो चुनाव आ रहे हैं तो साहब पैसा भी तो चाहिए। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शुरू होने वाली शराब की दुकानों को लेकर आई ये खबर जाने। तब जितनी दुकानें दिल्ली में फ़िलहाल केवल सरकारी शराब की दुकानें चल रही हैं और वे 26 नवंबर को बंद हो जाएंगी। प्राइवेट शराब की दुकानें 30 सितंबर को बंद हो रही। तो अब प्राइवेट शराब की दुकानों के टेंडर निकल रहे। सारी जो सरकारी शराब की दुकानें उनको प्राइवेट किया जा रहा है। पैसा चाहिए ना, चुनाव आ रहा है, पंजाब लड़ना है, उत्तर प्रदेश लड़ना है, कहाँ से आएगा पैसा? तो सब जो है अब प्राइवेट किया जा रहा है। पहले सरकारी किया था, बोले बेईमानी हो रही है, सबसे ईमानदार सरकार। अब सबसे ईमानदार सरकार क्या है? सबसे ईमानदार सरकार अब पटाख से जो है पैसे कमाने में लग गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद हम पंजाब में किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। आई गजब गजब, हम किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। जैसे पहले गए थे ना, उन्होंने मीटर जोड़ दिए थे लोगों के, ऐसे खुद जाएंगे, बोलेंगे नहीं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने देंगे, फंदा खुद लगा लेंगे शायद। कमाल है, क्या गजब की बात है भाई, क्या बात है। फसल खराब होने पर अगर पंजाब के CM ने पूरा मुआवजा नहीं दिया तो हम 30 अप्रैल तक आपके खाते में पूरा मुआवजा देंगे। बहुत बढ़िया, आप नेता अरविंद केजरीवाल। भैया दिल्ली वालों को ही दे दो। वाईफाई आज तक इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख कैमरे आज तक इंतजार कर रहे हैं, पानी आज तक, स्वच्छ पानी का अभी तक इंतजार हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। बिजली कटौती शुरू हुई, काल पानी ऐसा आता है गटर का पानी कि उसको आप बाल्टी में नहीं भर सकते, बाल्टी खराब हो जाती, परमानेंट उसमें से बदबू आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी असलियत देखें। आजकल रामलला के मंदिर जा रहे हैं, मंदिर मंदिर, ओहो हो, आरती आरती। और ये स्वास्थ्य का आप अपमान भूल गए। समवन सेंड दिस, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। ये अरविंद केजरीवाल, ये मेरी नानी कहती थी मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं बस सकता। अरविंद केजरीवाल, ये लो जी, ये खड़े हैं सामने। ये इस आदमी की असलियत है। धर्म का अपमान करने के बाद मुझे शर्म इन लोगों पर आ रही जो अगल बगल खड़े हैं। ये वो गद्दार हैं हिंदू धर्म के जिन्होंने इसके हाथ में आरती दी। मैं कहता हूँ चाहे प्रधानमंत्री भी यदि उसने हिंदू धर्म के विरोध में कुछ बोला है, उसको कभी आरती नहीं दी जानी चाहिए, उसके हाथ में आरती की थाली नहीं होनी चाहिए, कभी उसके हाथ में घंटी या फिर दीपक नहीं दिया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से बाहर भगा देना चाहिए। असल गद्दार ये लोग हैं जो मंदिर में बैठे हैं। भगाओ, हमारा मंदिर है, नहीं आने दे रहे हम तुम्हें। तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू द्रोही हो, तुम्हें नहीं आने देंगे यहाँ, तुम्हें नौटंकी नहीं करने देंगे। आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। इनको भगाना पड़ेगा मार मार के, ऐसे लोगों को धक्के दे के, जूते मार के, लात मार के निकालना पड़ेगा। क्या कहते हो, धर्म की जगह पैसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो भगवान का मजाक उड़ाता हो, जो धर्म का मजाक उड़ाता हो, उसके साथ यही होना चाहिए। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी को इस कार्टून में बड़े अच्छे से समेटा गया है। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली दंगे, हिंदू नरसंहार, मुस्लिम तुष्टीकरण, रोहिंग्या सेटलमेंट, हिंदू पलायन, राम मंदिर का विरोध, और अब जैसी चुनाव आए तो राम राम का चोला पहनने लगे। बॉस, चोला बदलने का समय आ गया है। अपना सन्नाटा, आवर वेरी ओन सन्नाटा, यूपी 2022 भाई गजब।
एक ही कार्टून में सारा समअप हो गया। रितेश टमाटर कहते हैं एकदम सही, हिंदू ही इसको अंदर ला रहा है। एब्सोल्युटली ऐसे लोगों को तो उसी समय रोकना चाहिए जब ये आ जाए ना, सारे कैमरे आ जाए, तब इनका कांड करना चाहिए। तब इनकी बेइज्जती हुज्जत करनी चाहिए ताकि सबके सामने रहे। खैर ये अपनी आदत से बाज कहाँ आएंगे, आ गए साहब, दिवाली पर ही आ गए। आओ, बड़ा बेशरम टाइप का आदमी है। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने। प्रभु का स्वागत करेंगे पर पटाखे नहीं बजाने। पर पटाखे नहीं बजाने, पर पटाखे नहीं बजाने, पर पटाखे नहीं बजाने। प्रदूषण नहीं करना। ये आया भाई, पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो पदोड़ों से होता है, हमने सुना है। पदोड़े थोड़े सही हो जाए तो प्रदूषण कम हो जाएगा थोड़ा सा। कमाल के लोग हैं साहब, कहाँ से आते हैं। खैर खाली अकेले ये नहीं जिनको पटाखे बजाने से दिक्कत है, और भी लोगों को दिक्कत है। स्पाइस जेट है ना, फैशन में आना है बस, फैशन में। बैगेज स्क्रीनिंग यहाँ लगा दिया, नो क्रैकर्स, लेट्स सेलिब्रेट पॉल्यूशन फ्री दिवाली। इनका पप्पा नीचे आ गया और क्या जोरदार जवाब दिया पप्पा ने। cockbrand.in कहते हैं, डियर स्पाइस जेट, डू यू हैव पॉल्यूशन फ्री प्लेन्स? नो। डू यू यूज वाइट पेट्रोल और ग्रीन पेट्रोल फॉर योर प्लेन्स? ऑब्वियसली वाइट। हाउ डे यू टॉक अबाउट अवर फायरवर्क इंडस्ट्री? वाई कैन नॉट यू स्टॉप योर बिजनेस, ट्रैश योर प्लेन to garbage and then come to advise people? Do you know CO2 emission caused by air travel is 285 grams per passenger kilometer compared to that of railway is just 14 grams, 285/14. Shall we place such banners before your office? Don't spoil other industries for your promotion. क्या गजब का इन्होंने जवाब दिया, ये ओ रामा, भयंकर जवाब था जी। संभलते नहीं बना स्पाइस जेट से। बहुत सही किया, अपना बिजनेस चले, दूसरे का बंद करा दो। जहाँ गरीब मजदूर काम कर रहा है उसका बंद करा दो, पटाखा इंडस्ट्री बंद करा दो, एयर ट्रैवल चलेगा। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो एयर ट्रैवल ही करता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। इतना खतरनाक पॉल्यूशन किसी दूसरे ट्रैवल में नहीं जितना एयर ट्रैवल में। आपकी घटिया से घटिया गाड़ी भी उस एयर ट्रैवल से बेहतर है, जिसका पॉल्यूशन चेक भी नहीं कराया आपने कभी, तभी भी। तो कॉक ब्रांड ने इनकी लंका लगा दी है। खैर केजरीवाल जी से बहुत हैं, एक और इनकी बहन भी है, उड़ी बाबा कुछ कह रही हैं, हम कुर्सियां से और आई है और गोवा जो रही है। मैं खुश हूँ, गोवा पहुंचकर वहाँ के लोगों से मुलाकात करूँगी। बातचीत के बाद मैं आपको जानकारी दूंगी कि मैं जीत रही हूँ। अपने 3 दिवसीय गोवा दौरे पर मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हम बंगाल से निकल के गोवा भी जीतेगा, सब जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा, ममता दीदी जीतेगा, बीजेपी कोच अकेला खाएगा। अरे कमाल है भाई, बीजेपी पता नहीं है ही क्यों, इसको पार्टी डिसॉल्व कर लेनी चाहिए, घर चले जाना चाहिए। बोलो तुम ही लोग जीत लो, मैं घर जा रहा हूँ। जरूरत ही नहीं, जिसे आता वो जीत रहे। अब यू आएगा पगला, हम उत्तर प्रदेश में 500 सीटें जीतेंगे जी। फिर लोग बताते ओए 500 नहीं है 420, अच्छा तो 420 जीतेंगे। ये स्थिति है साहब, कमाल है। शिवकाशी में फायरवर्क इंडस्ट्री तबाह कर, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी। बिल्कुल, इसमें सारे इन लोगों का हाथ है। चाइना से ले आओ, ग्रीन पटाखे मिलेंगे, यहाँ से नहीं लाओ। मैं कहता हूँ उल्टा होना चाहिए, चाइना से बैन होना चाहिए, यहाँ पर पटाखे अलाउड होना चाहिए। एक दिन के प्रदूषण में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे भी मर ही रहे हैं साहब, कभी डेंगू से मर जाएंगे, कभी कोविड से मर जाएंगे, कभी ऑक्सीजन नहीं मिलने से मर जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी है, नेता हमें मार देते हैं। चलिए, दिल्ली फेक कॉल सेंटर ड्यूपिंग पीपल ऑन प्रॉमिस ऑफ जॉब एट रेप्यूटेड कंपनीज बस्टेड 4 हेल्ड। भैया ये लोग जो आप लोग जाते हो ना जीन्स वीन्स पहन के, नौकरी मिल गई कॉल सेंटर में, फिर वहाँ फर्जीवाड़े करते हो बैठ के कुछ चंद पैसों के लिए, मत करो, जेल जाना पड़ता है। जॉब लगवा रहे थे लोगों की कॉल सेंटर से, जेल चले गए बेचारे, बड़ा बुरा हुआ।
केजरीवाल नाप वालों की कार भी डिपोज करना होगा। हाँ राजीव अय्यर जी, बिल्कुल करना ही चाहिए। अभिजीत जी कहते सर आप परफेक्ट एक्टिंग करते हो। नहीं सर, ठीक है, जो हो जाती है सो ठीक है। तो हमारे बड़े बूढ़े कैसे थे? हमारे बड़े बूढ़े हमसे स्मार्ट थे या बुद्धू थे? जैसे आजकल अपन लोग पढ़ जाते तो अपनी नज़र में बुद्धू हो जाते। आइए दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 1890 का एक छोटा सा लैंप दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक लैंप। ना ना ना, पीएलसी बेस्ड नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड नहीं है, ऑल मैनुअल, कभी ना खराब होने वाला, आज तक चल रहा है। तो बताइए ये ज़्यादा स्मार्ट थे या हम ज़्यादा स्मार्ट हैं? 1890 का। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। मेरे पास भी ऐसा एक लाइटर रखा हुआ, बहुत पुराना। मज़ा आया? तो अब बताइए, ये हमारे कंप्यूटर इंजीनियर साहब ज़्यादा स्मार्ट है या फिर हमारे पुराने दादाजी ज़्यादा स्मार्ट थे? मज़ा आया? ठीक है ना। ये तो प्राइसलेस है, बिल्कुल जी, एकदम प्राइसलेस है। खैर, हम लोग जो करते हैं ना, वही कई सारे लोग बोलते हैं हम अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को बनाना। तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा आपकी नकल करता है, आपको जो करवाना वो करना शुरू कर दीजिए। आपको बच्चे को पढ़ाना, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, बच्चा पढ़ने लगेगा आपको देखकर। तो जो आपको कराना वो आप पढ़ेंगे तो बच्चा भी आपको देखकर पढ़ेगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप करेंगे। आपको विश्वास नहीं होता तो दिखा देता हूँ, बच्चा छोड़िए, बंदर तक आपकी वही नकल उतारता है। इन मोहतरमा ने बंदर तक को बिगाड़ दिया, देखिए ज़रा। मैडम जैसी खुद आलसी वैसे ही आलसी उसको ही बना दिया। दिन भर बैठ के बस यही देखेगा अभी, और उसे स्क्रॉल करना भी आ गया साहब। लीजिए, आराम से एक हाथ से खाना, एक से स्क्रॉल करना। बंदर के हाथ में नारियल जैसा हाल हो रहा है। बिल्कुल, स्मार्टफोन चला रहा है सर, स्मार्ट बंदर है आज के ज़माने का। अभिजीत जी कहते दीदी उवाज 2014 सेंट्रल जीतेगी, 2025 एशिया जीतेगी, 26 वर्ल्ड जीतेगी, 2027 मून के लिए निकल पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, सब जीतेगा होम। मून के लिए जीतने का जरूरत क्या है? हम तो खाली शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, फिर हमको शोरम आता है। मून जैसा दिखता है ना, ना ना वो तो सुंदर नहीं दिखता, खटा भी तो है मून में। हाँ, आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कीजिएगा, कंट्रीब्यूट कीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रियन और पेपाल पर सपोर्ट करने के दो रास्ते, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना। और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। खैर,
ज़रूरी थोड़ी आप देखो, आप मेरे एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कोई आपके हस्बैंड या कोई आपका बॉयफ्रेंड नहीं बोले ना तुम चांद सी दिखती, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। चांद में दाग बहुत सारे हैं, वो उसको भी थोड़ा देख लेना, खड्डे बहुत हैं, थोड़ा वो देख लेना कि ऐसा तो नहीं कुछ का कुछ कहा जा रहा है आपसे और आपको आप खुश हो रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद वीकेंड के इस लाइव को देखने के लिए। कल दोबारा मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वैक्सीन लगाते रहिए, मास्क लगाए रहना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाना, हाथों को चेहरे पे मत लगाना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना। बार बार बताने की रोज़ हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद।